बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। हाँ, तो इसको ये करना ही चाहिए, मतलब मैं करना ही करना चाहिए, नहीं करोगे तो रिजल्ट गलत आएंगे। गए वास्तु करके आ गए, ठीक है, और दशा भुक्ति अंतरा उसकी कुछ कह रही है, 8/12 की दशा चल रही है, वो कहता है जी मेरा बिजनेस खराब चल रहा है, मेरा बिल्डिंग सही कर दो, मेरा बिल्डिंग का मैप ऐसा कर दो कि मुझे लॉस चल रहा है बिजनेस में। आप जब उसकी 8/12 की दशा चल रही है तो कुछ भी कर लो, और आप उसका वास्तु करके भी आ जाओगे ना, 2 महीने बाद वो कुछ मूर्खता कर देगा, घर में कुछ ना कुछ करेगा जरूर, जो 8/12 के हिसाब से उसको प्रेरित करेंगी। तो ये अच्छा, ये मैंने अपनी रियल लाइफ में भी देखा है। मेरे एक बहुत ही खास जानने वाले थे, उनकी वाइफ बहुत शी वाज मतलब बहुत बैड हेल्थ में वो चल रही थी, एंड ही वाज बहुत पैसे वाला बंदा था। मकान पे किराए पे ले रहा था, 2.5 लाख रुपए महीना पे उसने एक फ्लैट लेना था, तो 2.5 लाख रुपए महीना रेंट पे वो मकान ले रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वो अच्छा वेल प्लेस था। उसने मुझे काफी बड़ा था, उसका 10,000 स्क्वायर फीट के करीब उसका पूरा एक फ्लोर पे फ्लैट है, नोएडा में एक बिल्डिंग बनी है, ठीक है। तो एक ही फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है, आमने और सामने। बोला मेरा ऐसा फ्लैट बता दो कि मेरी वाइफ को प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। आमने सामने के 2 फ्लैट थे, एक फ्लैट में मैंने देखा कि वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वाइफ के एंगल से मैंने देखा, हेल्थ के एंगल से देखा। आई फोकस्ड ऑन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, आई फोकस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द किचन, ओके, जो हेल्थ को टॉयलेट देखे घर के, देवर इन परफेक्ट। आई सेड कि ये वाला फ्लैट आप ले लीजिए आंख बंद करके, यहाँ पे रहोगी तो आपकी वाइफ को आराम महसूस होगा। मैं आ गया वहां पे, और सामने वाला जो फ्लैट था उसका, वो इट वाज अ मिरर इमेज ऑफ दैट फ्लैट। वहां पे सारी चीजें उल्टी पड़ जा रही थी। किचन साउथ ईस्ट की जगह जो है उधर पहुंच गई थी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। टॉयलेट में एनएनडी के अंदर कमोड आ गया था, तो सारा वो उल्टा पुल्टा था। सलाह दे के मैं आ गया उसी के राय पे। अगले दिन उसका फोन आता शाम को, मुझे लगा कि उसने मूव कर लिया है तो बता रहा होगा। बोला सर आई वेंट टू द मकान ओनर ऑन दैट डे, ही सेड कि जो मकान की लीज है ये तो सिर्फ 11 महीने की होगी, और नाउ यू सी इफ आई एम टेकिंग अ मकान ऑफ 2.5 लाख रुपया पर मंथ, ओके, और मैं 11 महीने बाद फिर अपना लगेज लेके उधर भागूंगा। तो मैंने उसको डिनाई कर दिया और मैं सामने वाला फ्लैट ले लिया, और सामने वाला फ्लैट उसका बिल्कुल गलत था। तो क्या है, उसकी वाइफ थी, प्रारब्ध है, कैंसर था उसको, उसको सब निकलना ही नहीं था, तो उसको मकान उसके प्रारब्ध के हिसाब से मिल ही नहीं पाया। और मैं क्या कर सकता हूँ, आप एक लिमिट तक किसी को समझा सकते हो ना, उसके बाद करोगे तो वो उन्हें लगेगा कि पता नहीं इनका क्या इंटरेस्ट है, ओके। तो आप उसका सही भी करना चाहोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ड्राइविंग तो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी की सब शाखाएं हैं। तो ये केपी में सब सीख जाएंगे हम लोग? केपी में सब सीख जाओगे, और क्या। केपी में जब आपको मैं दशा भुक्ति अंतराल सिखाऊंगा ना। अच्छा, अभी तो आप 27 को एनरोल हो गए ना, तो देयर आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड द प्रॉमिस, कैसे हम पता लगाएं कि ये जातक बीमार कब पड़ेगा, कब रिकवर मैंने होगा। किया है, मैंने केपी थोड़ा बहुत किया था, मगर मैं समझा नहीं जाता। नहीं, एवरीथिंग आई विल कवर फ्रॉम फाउंडेशन टू द एडवांस टू द प्रश्न कुंडली, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, रेमेडीज, एवरीथिंग आई कवर। And majority you will cover Prashna Kundli because everything is on Prashna Kundli. Prashna Kundli I will cover. Prashna Kundli is a very important part of the Krishnamurti Paddhati. क्या टाइमिंग बर्थ, क्योंकि सब लॉट वबलॉट का टाइमिंग बराबर नहीं है, तो मालूम नहीं पड़ता मेरे। वो तो हम बीटीआर से पता लग जाता ना। आई विल कवर एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू वरी, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति, ओके। एंड स्टार्टिंग ऑन 27th, नो? स्टार्टिंग ऑन 27th, यस। 21 सेशंस होंगे और 3 क्लासेस इन अ वीक, ओके। सो नाउ वी कम बैक टू द आवर सब्जेक्ट मेगा वास्तु। और मैं हाँ सर, ये चीजें लोशु से भी थोड़ा बहुत तो पता कर सकते हैं ना, जैसे हम लोग की उसका पर्सनल ईयर या फिर कुछ टाइम खराब चल रहा है या कुछ। देखो तनुजी, न्यूमरोलॉजी भी ठीक है, पर हर चीज की एक कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव। न्यूमरोलॉजी में कुछ पार्ट अच्छा है कि चलो आपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना हार्मोनियस नेम रख लिया, ये रख लिया, पर चीजें तो उसमें सब जेनेरिक होंगी ना। इट इज नॉट रिलेटेड टू वन इंडिविजुअल। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, तनु रस्तोगी जी, आपकी डेट ऑफ ईयर मत बताओ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप खाली अपनी डेट बताओ, डेट ऑफ बर्थ। सर 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर को तो कितने लोग पैदा हुए होंगे वर्ल्ड वाइड?
यस सर। कितने लोग पैदा हुए होंगे। तो अब जो उस डेट को पैदा हुए हैं वो एक जेनेरिक चीज हो गई, वही चीज तनु पे लगेगी, वही चीज दिल्ली में कोई पैदा हुआ है, कोई बम्बई में हुआ है, कोई अमेरिका में हुआ है, कोई रशिया में हुआ है, क्या सबका सब लोग एक ही। आपका लाइफ का पैटर्न, आपकी शादी कब होगी, विदेश कब जाओगी, एजुकेशन कैसी होगी, आपको लिटिगेशन में आप जीतोगे नहीं जीतोगे, संतान कब होगी, कितनी, तो ये सारी चीजें आप एस्ट्रोलॉजी के अलावा किसी और चीज में संभव नहीं है। तो इसको हम कहते हैं 14 तारीख को कोई 12:35 पे पैदा हुआ है, कोई 1:30 बजे पैदा हुआ है, कोई शाम को 7:30 बजे पैदा हुआ है, कोई 11:30 बजे रात को पैदा हुआ है। हर इंडिविजुअल की लाइफ जो है अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि सब 14 तारीख को पैदा हो गए सब एक से। ओके, तो फिर भी न्यूमरोलॉजी में बहुत सारा पार्ट बहुत अच्छा है, पर इट इज नॉट ए कंप्लीट साइंस। फॉर कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी यू विल हैव टू कम बैक टू द एस्ट्रोलॉजी, वैदिक और कृष्णमूर्ति पद्धति, उसके अलावा संभव ही नहीं है। सर वैदिक और कृष्णमूर्ति पद्धति में कौन सा ज्यादा बेटर है, जो जैसे हमने तो कुछ सीखा ही नहीं है अभी पहले। अब तो यू आर फॉर्चुनेट, यू आर लिविंग इन दिस इरा कि अब केपी कृष्णमूर्ति पद्धति है, तो यू डू कृष्णमूर्ति पद्धति। आफ्टर डूइंग अ कोर्स ऑफ 2 months you can start making the prediction with confidence. Okay, और अगर आप वैदिक करोगे तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि आपको अगले 10 साल तक सिर्फ पढ़ना है, प्रेडिक्शन नहीं करनी। अगर आपके पास इतना पेशेंस है और आप इतनी बुक्स पढ़ सकते हो, देन यू गो फॉर वैदिक। वैदिक के अंदर क्या है, पढ़ने के लिए पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ने की कोई उसमें लिमिट नहीं है, पर when you have to make the prediction, when you have to apply that knowledge in making the prediction, उस टाइम पे लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है, और बहुत सारे रूल होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो until और अनलेस किसी ने बहुत ज्यादा उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, बहुत टाइम डिवोट नहीं किया है, बहुत रिसर्च नहीं की है, वैदिक से प्रेडिक्शन करना, नॉलेज तो बहुत हो जाएगी, वो कहेगा मेरे पे इतनी नॉलेज है, पर उसको वो अप्लाई नहीं कर सकता। केपी में स्टैंडर्ड है, मेथोडोलॉजी है, स्ट्रक्चर्ड वे में है, आप ये प्रोसेस को फॉलो करते करते आप नंबर सिस्टम पे पहुंच जाते हो, और उससे बहुत इजी और फास्ट और एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप विद इन कपल ऑफ मंथ कर सकते हो। ओके, और वैदिक में आपको बहुत, और फिर केपी भी वैदिक के ऊपर ही आधारित है पूरी। तो वैदिक पूरा वैदिक पर आधारित है। प्लानेट के सिग्निफिकेशन, नक्षत्र, देखो चाहे तो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, जैमिनी हो, रमल हो, वैदिक हो, कृष्णमूर्ति पद्धति हो, नाड़ी हो, काम तो सब स्टार, प्लानेट और नक्षत्र के बेस पे करेंगे, और राशियां वो सब वैदिक से निकल के आई हैं। तो फाउंडेशन केपी की भी वैदिक ही है, पर उसमें वैदिक की दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी पड़ती जो कि यूज नहीं होती, और तो वो सब चीज हटके सिर्फ उसका बेस्ट ऑफ वैदिक लेते हैं। ओके, ऐसी उसके अंदर बेस्ट ऑफ नाड़ी और बेस्ट ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इन तीनों को लेके कृष्णमूर्ति जी ने जो सिस्टम बनाया है, ये बहुत शानदार सिस्टम है। इसके बहुत फास्ट एक्यूरेट, इसकी फीस है 10,500। 10,500। हाँ जी, हाँ जी सर। एक बात बताएंगे कि केपी में रेमेडीज भी होती है कि वो लाल किताब में ही हमें रेमेडीज मिल सकती हैं? सर रेमेडीज होती है उसमें वैदिक वाली, लाल किताब तो देखो वो एक टोटके वाली बुक है, वो एक अलग है। लाल किताब भी जेनेरिक होती है शुचि जी, लाल किताब इज आल्सो नॉट ए इंडिविजुअल बेस्ड, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, काल पुरुष के हिसाब से कुंडली घुमा देते हैं ना, पहला खाना करके, तो सबको पहला खाना मेष माश के बनाते हैं वो। ओके, तो लाल किताब एक अलग चीज है। लाल किताब की जो कुछ टोटके वोटके हैं जो उसमें चल जाते हैं, अदरवाइज उसके अंदर प्रेडिक्शन करनी हो किसी बंदे की कि इसकी शादी होगी या नहीं होगी, इसकी शादी मैरिटल लाइफ डाइवोर्स होगा, कब डाइवोर्स होगा, क्या इसकी दूसरी शादी होगी, ये सारी चीजें आप लाल किताब से भी नहीं बता सकते। नहीं, वो केपी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होती है। उसमें क्या होगा शुचि जी, उसमें ये ऐसा है शुचि में, उसमें ऐसा है प्रेडिक्शन कुछ भी है ना, लाल कपड़े में बांध के सफेद रंग के चावल यहाँ रख दो वहां रख दो, वो टोटकेबाजी वाली चीज है। लाल किताब को भी आई डोंट रेट वेरी हाई, पर वो सिर्फ टोटके के लिए अच्छी है। कुछ रेमेडीज अच्छी है जो मैं लाल किताब की लोगों को बता देता हूँ। साइकोलॉजी, जैसे किसी का 8वें घर में राहु है, ओके, अब मैंने कह दिया सौंफ रख के तकिए के नीचे सो,
ठीक है, तो उससे क्या होता है, साइकोलॉजी, उसे लगता है कि साइकोलॉजिकली सौंफ रखी है तकिए के नीचे, अब मुझे बढ़िया नींद आएगी। ओके, तो वो सो जाता है। तो ऐसी रेमेडी लाल किताब की मैं भी बता देता हूँ, जो मुझे लगता है हार्मफुल नहीं है। साइकोलॉजिकली इट विल हेल्प। बहुत ज्यादा लाल किताब में भी कुछ नहीं है, प्रेडिक्शन आप लाल किताब से भी नहीं कर सकते। So that means all three subjects are related in numerology, vastu and astrology. So astrology is the base of everything. वाह, अगर आप कहोगे ना बरगद का पेड़ तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, बाकी सारी स्ट्रीम ऑफ एस्ट्रोलॉजी उसकी शाखाएं हैं। तो सर जिसके पास वास्तु भी करने का है तो पहले एस्ट्रोलॉजी करने का आपके हिसाब से? नहीं, वास्तु देखो, वास्तु वन कैन डू स्टैंड अलोन, वन कैन स्टार्ट हिज कैरियर विद वास्तु वो कर सकता है, पर वो उसके ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने वास्तु कर दिया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, वहां पे उसकी बुद्धि चकरा जाएगी, क्योंकि उसको एस्ट्रोलॉजी तो आती नहीं। ओके, ठीक है, जब एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, अब कोई जातक है, उसकी 6, 8, 12 की दशा चल रही है, राइट, उसका लग्न 6 से लिंक है, तो वो बीमार पड़ेगा। 6, 8, 12 की दिशा चल रही है, 12 उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा। अब वो जातक, अब वो जैसे ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको बताया उसकी वाइफ बहुत सीरियसली इल थी, ही वांटेड मी टू एडवाइज ऑन द फ्लैट जो उसको किराए पे लेने वाला था। उसकी वाइफ की मैंने जन्मपत्री देखी थी, बिल्कुल 6, 8, 12 की दशा में से वो निकल रही थी, बीमारी से उसकी रिकवरी के चांस दिख नहीं रहे थे। ओके, तो क्या हुआ, वो मकान नहीं ले पाया। मुझे तो पता था ये मकान क्यों नहीं ले पाया प्रकाश जी, क्योंकि मैंने उसकी पत्री देखी थी। पर अगर नॉर्मल वास्तु वाला हो, उसके समझ में नहीं आएगा कि ये बीमार ठीक क्यों नहीं हो रही। ओके, मतलब ये करना चाहिए, ठीक है, मस्ट है। इफ यू वांट टू गिव द कंप्लीट सॉल्यूशन टू द क्लाइंट, जितना ज्यादा हमको आएगा उतना अच्छा है। ओके, ठीक है सर। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसको कहते हैं ना, लोगों को खुश करने के लिए भी करनी पड़ती हैं, है ना। अब जैसे कोई आएगा आजकल के टाइम का, अब देखो न्यूमरोलॉजी क्यों अच्छी है, देखो तो आज थोड़ी बातें हो रही हैं जो वास्तु से रिलेटेड नहीं है, पर मैं अभी म्यूट करता हूँ सबको। देखो आज की यंग जनरेशन आती है प्रकाश जी, आपके पास आएगी, मान लो 22-24 साल का कोई लड़का है या लड़की है, अब आपसे वो पूछती है कि आई वांट टू अर्न नेम एंड फेम और ये वो, आप उसको रेमेडी बताते हो, आप वैदिक की बताओगे, भाई तो रोज इसकी उड़द की दाल है उसको दान कर, तो आज की जनरेशन को तो उससे कनेक्ट नहीं हो पाती ना। ओके, आप उसको बनाओ, भाई क्रिस्टल पहनो, ये वाला क्रिस्टल फैंसी पहनो, यहाँ पे टैटू बना दो, ये वाली घड़ी पहनो, तो आज की यंग जनरेशन ज्यादा उसमें हैप्पी होती है। या उनकी स्पेलिंग में डबल आई लगवा दो। अब प्रकाश जी है, मैं प्रकाश जी में के की ये उमिका जी, अब प्रकाश पंजाबी जी है, मैं के आगे एक के और लगवा दूं प्रकाश जी, तो देन यू विल फील हैप्पी, और वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ हार्मोनियस हो जाए, तो वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे मैं अगर मुझे न्यूमरोलॉजी अभी आती है तो और भी अच्छा है। तो कोई इसमें कोई लिमिट ही नहीं है नॉलेज की, कितनी भी नॉलेज गेन कर लो। Correct, because youngsters all want this only, sir, all numerology only. यंगस्टर्स है, यंग मेल है, फीमेल्स है, वो क्योंकि इसकी जो रेमेडी है वो भी बड़ी फैंसी है न्यूमरोलॉजी की। क्रिस्टल डायमंड करो, एमरल्ड पहनो, ब्रेसलेट डालो, ब्रेसलेट पहनो, ये वाली माला पहन लो मोटी मोटी मोतियों की, तो यंग जनरेशन इवन टैटू भी एडवाइस कर देते हैं। घड़ी ये वाली पहनो, आपको प्रोग्रेस करनी है तो आजकल घड़ियों के टाइप भी बताते हैं, ठीक है। तो उस पे यंग जनरेशन, और देन देयर आर एग्जांपल्स। आप बोलोगे अमिताभ बच्चन का नाम देखो, पहले ये था, वो फ्लॉप एक्टर था, अमिताभ करते ही वो ये हो गया। काजोल का नाम पहले ये था, काजोल करते ही वो कहाँ पहुंच गई। और ये काम भी करता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए। अच्छा सर, मैं सर जैसे कि आप मैंने जब मैं वास्तु ज्ञान करने से पहले से पूछा था, तो आपने कहा था कि नहीं, इसमें वैदिक की नॉलेज जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट वास्तु सीख सकते हैं। तो मैं काफी कॉन्फिडेंटली मैं इसको सीख भी रहा हूँ। वास्तु तो आप कर सकते हो, आप वास्तु तो आप कर दोगे, आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब तो जितना बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, उतना बेहतरीन तरीके से मेरे दिमाग में घुस भी रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन है सर कि केपी जो आप स्टार्ट करेंगे 27 तारीख से, तो मुझे जैसा कि कुछ भी नहीं पता वैदिक के बारे में, तो केपी मैं सीख सकता हूँ क्या? अरे आपको पता होता तो फिर आप सीखते क्यों? आपको पता ही नहीं है, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ। सुनो आप सुनो,
ये लोग क्वेश्चन मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं, अभी फोन आया था वो भी पूछ रहे थे। वैद केपी इज बेस्ड ऑन वैदिक एंड नाड़ी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। केपी पढ़ाने से पहले मैं पूरा फाउंडेशन पढ़ाता हूँ, तो वाट एवर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू लर्न द केपी एंड जो वैदिक से लेना होता है पहले मैं वही बताता हूँ कि जोडियक क्या है, राशि सिस्टम क्या होता है, भाव का सिस्टम क्या है, भाव की सिग्निफिकेशन क्या है, प्लैनेट की सिग्निफिकेशन क्या है। तो वैदिक की वो नॉलेज जो कि केपी में रिक्वायर्ड है पहले वो ही पढ़ाता हूँ। तो डे वन से आई स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, मतलब सर यू डोंट हैव टू हैव अ प्रायर नॉलेज ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। ओके, आपको बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू होगा, टेकिंग यू टू द एडवांस। ओके, मतलब एज ए लेमैन आई कैन लर्न केपी ना? बिल्कुल बिल्कुल आराम से सीख सकते हो, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट माई स्टूडेंट टू हैव अ प्रायर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है। वो सब कुछ मैं जो कुछ वैदिक का पार्ट चाहिए वो सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके, हाँ ठीक है। अभी कोई और क्वेश्चन है अलग से? अदरवाइज आई स्टार्ट विद माय सेशन। सर ठीक है मुझे जी। एक वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। हाँ अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम है, अब हम हाँ, नॉर्थ ईस्ट को हमें लाइट रखना चाहिए लेकिन वहां पर उनको सोफे रखने पड़ेंगे कि हम वहां पर सोफा सेट है, तो क्या वो ठीक रहेगा? देखो सोफा सेट रखना तो ऐसा कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा दोष नहीं हो जाता ये, क्योंकि जो मेन दोष होते हैं वो सीढ़ियां बन गई, लिफ्ट बन गया, स्टोर बन गया, लॉफ्ट बन गया, ये मेजर दोष होते हैं वहां पे। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर सोफा आ रहा है तो दोष है, पर इतना बड़ा दोष भी नहीं है कि मैं उसे बोलूं। अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ होता तो मैं बोलता सोफा रख दिया, अवॉइड हो सकता है तो कर दो, नहीं हो सकता है तो इट इज नॉट ए वेरी बिग दोष। पर आप ध्यान रखो नॉर्थ ईस्ट में जो कलर्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से करना, जैसे कि ब्लू कलर थीम ज्यादा हो थोड़ा, है ना। ओके, ओके सर। तो जुपिटर के हिसाब से थीम से कर देना, तो जो सोफे से थोड़ा बहुत दोष आएगा वो आप उसके कलर थीम से ठीक कर दो। सर वो तो आगे बताएंगे आप कलर थीम के बारे में। हाँ कलर थीम है, जैसे जुपिटर का यंत्र लगता है, हेलिक्स लगता है, तो वो सारी रेमेडी तो मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है जी। अभी ठीक है, मतलब अभी फिलहाल करने के लिए जुपिटर का यंत्र लगा दें और नहीं हेलिक्स अभी नहीं इमिडिएटली नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे आगे ही यंत्र नहीं करें लगा, फिर। आगे जब मैं ठीक है बताऊंगा जी। उसके बाद यंत्र, ये सारी रेमेडी। देखो जैसे डॉक्टर होता है, जब पूरी डॉक्टरी पड़ेगा जब भी दवाई देगा। हाफ नॉलेज से आप सैरिडॉन तो खरीद सकते हो, पर सारी दवाई तो नहीं लगा ठीक है सकते जी। ना। तो ठीक है यंत्र जी। वगैरह लगाने के लिए हमें थोड़ी सी और नॉलेज बढ़ानी ओके, पड़ेगी। बस बड़ा दोष नहीं है तो वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देगा। वो नहीं देगा, हाँ वहाँ कोई पिलर ठीक है विलर जी। होता है हैवी कंस्ट्रक्शन तो मैं बोलता कि उसका रेमेडी तो मैं इमिडिएटली बोलता, सोफे का इतना बड़ा दोष नहीं है। ओके जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ देखो ये तो बड़ी सीधी सी बात है। एक तरफ तो हम एज ए वास्तु कंसल्टेंट बोलते हैं कि ड्राइंग रूम ओपन एरिया नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, फिर हम ये बोले सोफा नहीं रखोगे तो क्या गैस को उस पे कारपेट पे बिठाओगे? नहीं, नहीं मैं बस ठीक है एक जी। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आपकी बात सही है, मैं वैसे कह हाँ रहा हूँ जी। देखो प्रैक्टिकली व्हाट व्हाट वास्तु रिकमेंड कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज यू कैन हैव ए ड्राइंग रूम। भाई ड्राइंग रूम होगा तो सोफा तो डलेगा ही भाई। अब आजकल वो दरी पे बिठाने वाला टाइम तो जा चुका है ना। ठीक है जी, थैंक यू। है हाँ। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी जो कल हमने किया था उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो अगला वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुहूर्त से रिलेटेड है। तो मुहूर्त का वो वाला पार्ट नहीं है जो कर्मकांडी पंडित पढ़ेगा या मंत्र पढ़ेगा, बट एज ए कंसल्टेंट जो वास्तु पूजा होती है उसमें भी हमें बहुत सारी नॉलेज वास्तु कंसल्टेंट को चाहिए होती है, दैट वी विल डिस्कस। क्योंकि वो क्वेश्चन भी क्लाइंट आप ही से पूछेगा, और हमारी जो क्लासिक्स है, मायामत है, मंसार है, विश्वकर्मा प्रकाश है, इसमें इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की हुई है। होता क्या है आजकल जो लोग मॉडर्न वास्तु महावास्तु के नाम से पढ़ाते हैं वो इन चीजों के बारे में जिक्र ही नहीं करते। तो क्या होता है लोगों को वास्तु करके आ जाते हैं बस हरा पीला करके, रिजल्ट नहीं आते हैं। हमको कंप्लीट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है।
विमी जी नमस्कार। आज विमी जी आप तो कुछ बोली नहीं आज। अनूप जी सर मैं लेट ज्वाइन किया बहुत। विमी पकड़ नहीं आ रहा। विमी बहुत क्वाइट है आज। विमी जी क्वाइट मोड में आज। नहीं सर। अनूप के साहनी जी आप सब समझ रहे हो ना? अनूप अपने को अनम्यूट करो। ओके जगन्नाथ जी। ओके हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके ग्रेट। सर मुझे केपी का डेमो थोड़ा भेज दीजिएगा सर, रिकॉर्डिंग होगा तो। थोड़ा सा मतलब है, थोड़ा सा काट के भेजूं? हाँ हाँ ठीक भेज दूंगा। मैंने भेजा तो है, नहीं भेजा? नहीं सर, केपी का डेमो मुझे ज्वाइन करना है, केपी भी सर। तो केपी मैंने वैसे उसको पब्लिक कर दिया है, मैंने यूट्यूब पे डाल के उसको पब्लिक कर दिया है। आप अगर यूट्यूब पे जाओगे #KP गुरु सुनील दीक्षित डालोगे तो मेरी सारी वीडियो वहां आ जाती हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं देख लेता हूं। अदरवाइज मैं आपको, आप जगन्नाथ जी बोल रहे हो ना? जी सर, जी सर। मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है, आफ्टर दिस सेशन। ठीक है सर मैंने डाल दिया ग्रुप में। विमी जी आपने डाल दिया? अच्छा अच्छा ठीक है। बहुत फास्ट है। सर न्यूमरोलॉजी का भी डाल दीजिएगा प्लीज। न्यूमरोलॉजी का आज हुआ था। शुचि जी आपने तो अटेंड करा नहीं? नहीं जी सर, सुबह बिजी थी। अच्छा तो मैं आज का भी मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, मैं भेज दूंगा आपको। पर ये अगला सेशन है, ये शुरू होगा 5 बजे। तो आपकी बहन तो अमेरिका रहती है, उसको सूट करेगा नहीं 5 बजे का टाइम। हाँ जी हाँ जी। तो ये वाला बैच 7 बजे था, ये वाला उसने ज्वाइन नहीं किया। सर नेक्स्ट जो होगा 7 वो बता दीजिएगा। मुझे भी करना है लेकिन ये इसके बाद, वास्तु के बाद करूंगी। तो ये अगला बैच तो हमने 5 बजे, ये वाला जो बैच चलेगा अभी 25 वाला, ये तो 5 बजे का बैच चलेगा। जो 20 दिसंबर से शुरू होगा वो मैं कोशिश करूंगा 7 बजे शुरू करूं। ठीक है, तो उसमें जो फॉरेन रेजिडेंट है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। केपी का सर? नहीं, इसका न्यूमरोलॉजी का। और केपी का तो 27 नवंबर से ना? केपी का 27 से है, उसकी क्लास तो 7 बजे शुरू होती है। ठीक है। So today what we are going to discuss, we will discuss positions of the वास्तु पुरुष। ओके ये भी प्योर क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ बहुत काम आती है, ठीक है, पर नए वास्तु में लोग इसको पढ़ते नहीं है, कारण उसकी वजह से उनके परिणाम अच्छे नहीं आते। फिर हम पढ़ेंगे वास्तु पुरुष मंडल के बारे में, इसको पद विन्यास भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ग्रिड कहते हैं। ओके तो अभी ये भी हम आगे समझेंगे। देन फाइंडिंग ब्रह्म स्थान एंड मर्म स्थान क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। थोड़ा तो मैं आपको एक बार पहले बता भी चुका हूँ। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रह्म स्थान, दिस आल्सो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। देन फाउंडेशन लेइंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर का जो फाउंडेशन होता है, किस टाइम उसकी पूजा होनी चाहिए, किस घड़ी में होनी चाहिए, किस तरह का लग्न उदित होना चाहिए, कहाँ से उसकी पूजा पाठ शुरू होनी चाहिए, ये चीजें हमको एज ए वास्तु कंसल्टेंट जाननी बहुत जरूरी है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरह से इसमें लेइंग द फाउंडेशन में थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पार्ट भी आ जाता है। तो जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है वो तो स्वयं ही बता सकते हैं, जिनको नहीं आती वो किसी एस्ट्रोलॉजर से पता करके लेइंग द फाउंडेशन में अपने क्लाइंट की हेल्प करें और करना चाहिए। वास्तु पुरुष की तो से माइथोलॉजी वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। वास्तु पुरुष इज द डाइटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस। ओके तो वास्तु पुरुष है उस बिल्डिंग की खुशहाली के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, संतान के लिए। वास्तु पुरुष को ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था वो उसको रेस्पॉन्सिबल बनाया था। पर साथ में जो बिल्डिंग का इनहेबिटेंट्स हैं, स्पेशली जो बिल्डिंग का ओनर है, ही सपोज टू कीप द वास्तु पुरुष हैप्पी। पूजा पाठ करके, उनकी प्रॉपर आराधना करके, 45 देवताओं की पूजा करके उसकी भी ड्यूटी है कि वो वास्तु पुरुष का ख्याल रखे और मकान को वास्तु पुरुष के हिसाब से बनाए। उसके जो नाजुक अंग हैं उनको हर्ट ना करे, उनका जो मुख है, मुख की तरफ जहाँ उनका मुंह पड़ता है वहां पे कोई गंदगी ना रखे, वहां पे टॉयलेट ना बनाए, शू रैक ना रखे, गंदगी ना रखे,
उनके पैरों में पानी ना डाले, मतलब वास्तु पुरुष को परेशान ना करे। वास्तु पुरुष खुश रहेंगे तो उस घर में रहने वाले लोग भी खुश रहेंगे। और जो 45 देवता है उनकी जो एनर्जी है उसके हारमोनियस एक्टिविटी करे तो घर स्वर्ग बन जाता है। घर में जो 45 एनर्जीज हैं उनकी एनर्जी के विपरीत दिशा में कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो वो ही घर के अंदर आप क्या कहोगे, स्वर्ग का उल्टा हो जाता है, मतलब वहां पे परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। ओके, जैसे घर के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे मैं बोलूंगा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वो वेस्टेज का एरिया है, कुछ भी एफर्ट करो वो वेस्ट जाएगी, पैसा रखोगे पैसा खराब जाएगा। अब वो एनर्जी है, हम उसको पहचान गए हैं कि ये एनर्जी है। अब हम उसके अनुरूप वहां पे अगर टॉयलेट बना दें तो दैट एनर्जी विल हेल्प इन डाइजेस्टिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर बॉडी, एंड आपकी जो बॉडी से जो अनडिजायरेबल चीजें हैं उनको एक्सक्रीट करती है, बॉडी से बाहर निकालती है। तो हम वहां पे सेफ क्यों रखें, हम वहां पे धन क्यों रखें जो वेस्ट हो जाएगा, हम वहां पे किसी पर्सन को बेडरूम क्यों बनाएंगे कि उसकी हेल्थ का लॉस हो जाए। अरे वहां पे टॉयलेट बना दे, वहां की एनर्जी वेस्ट करती है तो लेट द वेस्ट गो इन द फॉर्म ऑफ टॉयलेट। ओके, तो इस तरीके से हम एनर्जी को पहचान के चीज करेंगे तो वो घर स्वर्ग बन जाता है, वो बिल्डिंग स्वर्ग बन जाती है। अब ये जो वास्तु पुरुष है, ही इज हेल्ड फेस डाउन बाय 45 बॉडी। वास्तु पुरुष को 45 जो देवता हैं उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है, वास्तु पुरुष का मुंह नीचे की तरफ रहता है। आज की डेट में ये वास्तु पुरुष आपको फिजिकली तो मिलेंगे नहीं, ना देवता मिलेंगे, बट स्टिल जहां जहां पे वो देवता माइथोलॉजिकली है वहां पर वो एनर्जी फील्ड जेनरेट होता है। हर बिल्डिंग के अंदर वो एनर्जी फील्ड्स बनते हैं। ओके, और वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे जो माइथोलॉजिकली जिस भी देवता के साथ वो एसोसिएटेड है। रुद्र वाली एनर्जी रुद्र की तरह बिहेव करेगी, अदिति नाम की एनर्जी अदिति की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसकी तरह से बिहेव करेगी, गंधर्व की गंधर्व की तरह। तो ये सब चीजें होती हैं। लॉर्ड ब्रह्मा blesses him saying that he will the deity of all the plots and offering have to be done for him। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अभी बताया। इन रिटर्न वास्तु पुरुष घर में रहने वालों की केयर करता है। अब ये 3 पोजीशंस हैं, ये भी आप कभी कभी पढ़ोगे, देन यू विल वंडर कि ये नित्य वास्तु क्या है, चर वास्तु क्या है, स्थिर वास्तु क्या है। तो इसकी भी नॉलेज होनी हमको बहुत जरूरी है। कई बार हमको जरूरत नहीं पड़ती है इनकी, पर कुछ खास टिपिकल केस ऐसे है उसको जो अच्छा वास्तु कंसल्टेंट होता है उसको नॉलेज होनी चाहिए, और उसमें फिर वो इसकी अवस्था के हिसाब से भी वास्तु कई बार करना पड़ता है। पर जब हमें पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो वास्तु पुरुष मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका मुंह होता है, साउथ वेस्ट की तरफ उनके पैर होते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ उनकी एल्बो और नी होता है लेफ्ट वाला, और राइट एल्बो राइट नी साउथ ईस्ट में। तो इसको हम कहते हैं स्थिर वास्तु, जो ये 3रे नंबर का लिखा है। तो जब हम वास्तु के संदर्भ में बात करते हैं टिपिकल बिल्डिंग के लिए, किसी ऑफिस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रेजिडेंस के लिए, वी कंसीडर अवस्था ऑफ द वास्तु पुरुष एज स्थिर, मतलब फिक्स। फिक्स का मतलब क्या है कि 365 डेज 24/7 वास्तु पुरुष उसी अवस्था में रहेंगे, उनका मुंह हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही रहेगा। पर आज हम 2 अवस्थाओं के और बारे में जानेंगे, जो कि नित्य वास्तु और चर वास्तु। ये क्या है ये मैं बताता हूं। नित्य वास्तु के अंदर परिकल्पना है कि इसके अंदर वास्तु पुरुष हर 3 घंटे में अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। वो जैसे 8 डायरेक्शन है, 8 डायरेक्शन में उनका मुंह घूमता है। कितनी डायरेक्शन है बिल्डिंग में? 8 डायरेक्शन होती है। तो पहले नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह होगा, 3 घंटे बाद वो घूम के ईस्ट की तरफ चला जाएगा, 3 घंटे बाद घूम के मुंह उनका साउथ ईस्ट चला जाएगा, 3 घंटे बाद साउथ, फिर 3 घंटे बाद साउथ वेस्ट, फिर 3 घंटे बाद वेस्ट, फिर 3 घंटे बाद नॉर्थ वेस्ट, फिर 3 घंटे बाद नॉर्थ, देन अगेन इट कम बैक टू नॉर्थ ईस्ट। तो एवरी 3 आवर्स ये परिकल्पना है कि वास्तु पुरुष एक दिन के अंदर हर 3 घंटे में अपना
इसको दृष्टि भी कहते हैं कुछ लोग, गेज, कि गेज ऑफ द वास्तु पुरुष इज चेंज आफ्टर एवरी 3 आवर्स। तो 8 डायरेक्शन में 8 डायरेक्शन है, 8 डायरेक्शन में 3-3 घंटे रहेगा। ओके, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल मिलती नहीं है कि इसको कहाँ यूज करते हैं, पर इसको टिपिकली जो कर्मकांडी पंडित होते हैं जब दिन में वास्तु की पूजा करते हैं किसी बिल्डिंग में, उस टाइम वो नोट करते हैं कि इस टाइम वास्तु पुरुष का मुंह किधर होगा, उसके हिसाब से पूजा अर्चना होती है, पर इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल मिलती नहीं है। कोई कर्मकांडी पंडित है वो उसके बारे में बता सकता है, बट यू डोंट वांट मच थ्योरी और लिटरेचर और नित्य वास्तु इन मोस्ट ऑफ द बुक्स, एट लीस्ट दैट आई हैव गॉन थ्रू। आई हैव रेड सो मेनी बुक्स, समरामन, सूत्रधार, मायामत, मनसार, पर नित्य वास्तु में उस बारे में उसका जिक्र मुझे दिखा नहीं। पर इसको मेनली हम कहाँ यूज करते हैं, ये जैसा मैंने आपको बताया, दिन में जब हम पूजा करते हैं, लेइंग फाउंडेशन करते हैं, उस टाइम हम देखते हैं कि पंडित की किस टाइम वास्तु पुरुष का मुंह किधर है, उसके हिसाब से इसको परफॉर्म करते हैं। एज ए वास्तु कंसल्टेंट हमको इस वाली अवस्था की जरूरत पड़ती नहीं है। वैभव जी कुछ पूछ रहे हो? सर इसका स्टार्टिंग टाइमिंग क्या होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स में चेंज होता है? तो वो ये 12 बजे हमारी हर चीज सूर्य इससे शुरू होती है, सूर्योदय से। तो सूर्योदय के टाइम पे ये नॉर्थ ईस्ट पे आ जाता है, तो सुबह का 6 बजे करीब लगा लो, 6 बजे नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, फिर 3 घंटे तक उधर ही रहते हैं। ओके सर। तो ये इसके टाइम पंचांग के हिसाब से कुछ चेंज भी होते रहते हैं क्योंकि दिन छोटे बड़े होते हैं। हाँ तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कर्मकांडी, इसकी मेरे पास बहुत ज्यादा डिटेल है नहीं। मतलब हर एक प्रहर में रहेगा, 3 घंटे का एक प्रहर माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल एकदम सही बोला आपने। ओके सर। तो ये दैनिक गतिविधि में ही यूज होता है और इसका ज्यादा यूज नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू। सेकंड अवस्था है चर वास्तु। चर अवस्था, चर मतलब मूवेबल। तो इसमें भी परिकल्पना है कि वास्तु पुरुष अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो सेकंड टाइप वास्तु इज कॉल्ड चर वास्तु। इसके अंदर भी जो चर वास्तु के अंदर क्या होता है, इसमें एक अवस्था में वो 3 महीने रहते हैं, तो इसमें 4 ही डायरेक्शन में घूमते हैं, 8 की जगह 4। तो वास्तु पुरुष लाइज ऑन हिज साइड इन वन डायरेक्शन फॉर फुल 3 मंथ एंड कीप ऑन रोटेटिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 12 महीने में कितने, तो 12 महीने में 4 डायरेक्शन में घूम गए ना वो, क्योंकि 3 महीने एक डायरेक्शन में रहे और फिर वो घूम घाम के, तो 1 साल के अंदर वो घूम जाते हैं, चारों डायरेक्शन में आते हैं। सर स्टार्टिंग मंथ इसका भी कुछ इसका डॉक्यूमेंटेड है, दैट आई विल टेल यू। ओके ओके सर, ओके सर। तो वास्तु पुरुष हर 3 महीने में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आई विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड। तो ये चर वास्तु है, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो ये इनका मुंह रहता है साउथ की तरफ मुंह होता है इनका। ओके, आप देख रहे हो इसमें ये कार्डिनली घूम रहे हैं। यस सर, यस सर। तो साउथ की तरफ मुंह है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। सितंबर ये इंग्लिश वाला कैलेंडर नहीं है। सितंबर में 14 तारीख को जब प्रवेश करेगा सूर्य, संक्रांति जिस दिन होती है उस दिन से सितंबर काउंट करेंगे। ओके देखो इंग्लिश का सितंबर तो 1 तारीख को शुरू होता है। हाँ जी। पर हिंदी का सितंबर जो इसका है उसको हमारा हम 14 तारीख मानते हैं। ओके ओके सर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में साउथ की तरफ मुंह रहता है वास्तु पुरुष का। फिर दिसंबर, देखो दिसंबर दोबारा आ गया, मतलब आधी जनवरी, 14 जनवरी से 14 मार्च तक वेस्ट डायरेक्शन में घूम जाते हैं। फिर मार्च से लेके जून तक gaze goes towards north direction, then the gaze moves to the east direction। तो ये हमको पता लग गया। चर वास्तु का जो यूज होता है वो चर चीजों के लिए यूज होता है जो टेम्परेरी चीजें होती है। मकान तो आपका स्थिर है, आपका एक बार मकान बन गया तो ये थोड़ी है कि 4 महीने बाद खिसका दोगे मकान वास्तु पुरुष की अवस्था के हिसाब से। पर कुछ चीजें होती है जो मूवेबल होती हैं, जैसे रामलीला के अंदर टेंट लग रहा है, या कहीं पे जैसे पुराने टाइम पे एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई करता था ना, तो वो लोग क्या करते थे, एक
एक जगह की सेना दूसरी जगह जा रही है तो वो बीच में आराम करने के लिए अपने कैंप लगाते थे 15-15 दिन के लिए, ये सब। तो उनका वास्तु ये चर वास्तु से करते हैं। इवन जो शादी के पंडाल लगते हैं उसमें भी चर वास्तु आप लगा सकते हो। पर ये ऐसी चीज है स्पेशलाइजेशन की, इफ समवन वांट टू स्पेशलाइज तो वो इसमें और डिग कर सकता है। तो वेयर वी कैन यूज चर वास्तु, टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ आर्मी जैसे अभी आप देख रहे हो, अभी इंडिया चाइना बॉर्डर पे थोड़ा सा गर्मी चल रही है, हमारी सेना वहां डिप्लॉय हो रही है, टैंक वहां रखे जा रहे हैं। जब सेना जाएगी तो उनका खाना पीना भी जाएगा, ड्रेस भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। तो वो किसके हिसाब से वहां पे वास्तु होगा? चर वास्तु। वहां पे चर वास्तु लगेगा। इसी तरीके से बैंकेट हॉल जो बनते हैं, टेम्परेरी बैंकेट हॉल, सर्कस लगते थे पहले सर्कस लगते थे 20-20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए। अब तो थैंक्स टू मेनका गांधी आप किसी भी जानवर को कैप्टिव बना के ये सब नहीं करा सकते, तो ओवर वर्ल्ड वाइड अब सर्कस होने बंद हो गए। पर पहले सर्कस लगना शहर में एक बहुत बड़ी घटना होती थी, ठीक है। बॉम्बे में लगता था, बॉम्बे में है ना, कमला सर्कस और पता नहीं अपोलो सर्कस याद है। तो पहले तो सर्कस में जानवरों को कहाँ रखोगे, ओके, कौन से जानवर कहाँ रखे जाए, जानवरों का खाना पीना कहाँ रखा जाए, टिकट का काउंटर कहाँ खोला जाए, वो सब क्या होगा उस टाइम चार अवस्था में वास्तु का मुंह किधर है उसके हिसाब से होता था। रिलीजियस गैदरिंग, इसको आप सोचो कहाँ पे हो सकता है, कुंभ का मेला लगता है हमारा, वहां पे अगर वास्तु कराना है वास्तु के हिसाब से वहां पे ये चार अवस्था वाला फंडा लगेगा। स्टेज ऑफ रामलीला, रासलीला, जन्माष्टमी पे ड्रामा है, ये सब हमारा जिसमें 3 महीने से ज्यादा नहीं जाता, ओके। तो इसमें वी यूज द अवस्था ऑफ द वास्तु पुरुष एज पर द चर वास्तु। पर ये थोड़ा स्पेशलाइजेशन का चीज है, इसके बारे में हम और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट यू शुड बी अवेयर कि ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कल को आपको पास ये काम आता है, भाई मैं इस तरह का काम कर रहा हूं, तो आपको पता है तो यू कैन डिग इन द इंफॉर्मेशन कि हम कैसे इसका वास्तु करें, ओके। अवस्था के हिसाब से कैसे वास्तु होगा, इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सब्जेक्ट, but we should know as a vastu consultant there are 3 stages of vastu, okay. For you and us who deal mainly in the residential, industrial and commercial vastu, हमारे लिए स्थिर वास्तु है जिसमें most of the time we will be dealing with these type of buildings। तो इसके अंदर the third and the most important position is the fixed position of the vastu पुरुष, जिसकी पोजीशन हमने देखी रखी है, नॉर्थ ईस्ट में मूव होता है और ये 24/7 365 डेज वास्तु पुरुष एक ही अवस्था में रहते हैं, चेंज नहीं होती उनकी अवस्था। स्थिर अवस्था कहाँ का यूज करोगे, हाउस बनाने में, मंदिर बनाने में, शहर बनाने में। आजकल के टाइम से हिसाब से बोलूं तो जैसे सोसाइटी, जैसे DLF की सोसाइटी है ना, तो टाउन है, विलेजेस है, ये सब चीजें परमानेंट, जो परमानेंस वाली चीज है ना, मतलब परमानेंट है, उसके लिए वी विल यूज स्थिर वास्तु। तो हेयर द फीट आर साउथ वेस्ट, ये तो मैंने आपको बताया, एवरीबॉडी इज अवेयर, ठीक है, तो ये हमको पता है। अब स्थिर वास्तु के अंदर हमको क्या देखना है, वास्तु पुरुष बिल्डिंग के अंदर पूरे समा जाने चाहिए। जिस घर में वास्तु ज्यादा कट होता है तो वास्तु पुरुष का कोई लिंब, उनका कोई लिंब बिल्डिंग में पूरा नहीं आ रहा है तो एसोसिएटेड लिंब से प्रति उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट से कटा हुआ है तो जो हेड पोजीशन है उसकी वास्तु पुरुष की वो बाहर आ जाएगी, तो क्या होगा, उस घर का नेटिव का जो दिमाग है वो सही नहीं चलेगा, फार साइटेड नहीं होगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होगा, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। तो जैसे अगर हैज नो राइट आर्म, अब आप बताओ वास्तु पुरुष का राइट आर्म कौन सी डायरेक्शन में जाता है स्थिर अवस्था में? साउथ ईस्ट। वेरी गुड। तो साउथ ईस्ट का जो कोना है उसका प्लैनेट का इंचार्ज कौन है? वीनस।
वीनस है और अग्नि है। ये कैश का कोण है, कैश होता है साउथ ईस्ट में। यस सर। तो जब उसको अपनी दाहिनी भुजा रखने की जगह नहीं मिल रही है तो साउथ ईस्ट से रिलेटेड जो चीजें मिलती हैं उसमें प्रॉब्लम पैदा होगी ना। यस सर। तो पर्सन विल बी लूज वेल्थ, विल बी और शुक्र है, शुक्र का स्थान है ना साउथ ईस्ट, स्त्री सुख में बाधा। तो ये स्त्री, शुक्र जो है स्त्री कारक ग्रह है, तो स्त्री के द्वारा उसको डिफेमेशन होगा, उसको उसके द्वारा पीड़ित होगा। ओके, उसकी लाइफ विल बी मिजरेबल थ्रू द वुमन एंड ही विल बी लूजिंग द मनी, क्योंकि साउथ ईस्ट वाला जो पोर्शन है वो वाले लिम्ब उसके वास्तु पुरुष के आ नहीं रहे हैं। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट किस चीज के लिए मैंने बताया था? नॉर्थ वेस्ट में लेफ्ट आर्म जाएगा, लेफ्ट नहीं जाएगी। पर नॉर्थ वेस्ट हमको क्या देता है? नॉर्थ वेस्ट में मैंने बताया था, नॉर्थ वेस्ट इज अ टेम्परेरी, क्योंकि वायव्य कोण है, क्लासिक्स के हिसाब से वायव्य कोण है। वायु हमेशा बहती रहती है, एवरीथिंग इन वायु स्थान इज टेम्परेरी। तो इसलिए हम क्या करते थे, वहां की एनर्जी क्योंकि वेस्ट करती है, चीज वेस्ट नहीं करती है, सॉरी, वहां की चीजों को मूवमेंट में रखती है, चलायमान रखती है, वहां की चीजें स्थिर नहीं होती। तो पहले लोग क्या करते थे, पूरे साल का राशन गेहूं चावल लेके रखते थे। आजकल की तरह नहीं है कि महीने भर का राशन आ गया, शक्ति भोग को फोन कर दिया, 1 महीने का आटा आ गया, 10 kg 15 kg। पहले पूरे साल का गेहूं आता था। अब गेहूं कोई टेम्परेरी स्टोरेज तो है नहीं, ये टेम्परेरी कंज्यूमेबल आइटम है, तो उसको कंज्यूमेबल आइटम है तो हम कहाँ रखेंगे? नॉर्थ वेस्ट में। तो वी कैन आई से कि नॉर्थ वेस्ट इज एसोसिएटेड विद द फूड। यस सर। तो यहाँ पे क्या है, खाने पीने की समस्या पैदा हो जाती है, मनी की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है नॉर्थ वेस्ट में, अगर लेफ्ट आर्म कटा हुआ है और वास्तु पुरुष का लेफ्ट आर्म रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है नॉर्थ वेस्ट में। हाँ जी अंशुल जी। समझ गया सर। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर बालकनी है सर, तो वो भी कट माना जाएगा या पार्ट माना जाएगा नॉर्थ ईस्ट के सर? वो इसकी दोनों है आंसर आपका, दोनों है, माना भी जाता है, नहीं भी माना जाता। नहीं माना जाता तो उस पोर्शन को कट कर देते हैं। आजकल कुछ चीजें आती हैं, ठीक है, उसको अगर हम लगा देते तो वो एरिया वर्चुअली वॉल बन जाती है। ओके, जैसे कॉर्नर्स आते हैं, वो कॉर्नर्स आप बालकनी के में लगा दोगे, ठीक है, और कुछ एरोज आते हैं उसको लगा दोगे तो वहां पे एक वॉल बन जाती है, उसको हम वर्चुअल वॉल कहते हैं। अच्छा। ओके, वो पक्की दीवार नहीं है पर ऊपर से जो वॉल बन गई तो नेगेटिव एनर्जी अंदर आनी बंद हो जाती है। तो इन दैट केस यू कैन से कि हमने बालकनी कट कर दी। पर वो बहुत जब वास्तु की नॉलेज हो जाए जब ही करना चाहिए। मैं कहता हूं कि आराम से ये काटा पीटी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने बालकनी को पूरा ले लिया तो फिर वो उस हिसाब से काम करेगा। आजकल लोग बहुत ज्यादा ये करने लगे हैं कि यहाँ से काट दो, वहां से काट दो, यहाँ से काट दो, पर वो इट इज ऑल रॉन्ग। ये मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि क्यों रॉन्ग है। सर मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ, कि जैसे किसी को नी प्रॉब्लम्स होते हैं या नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो क्या समझो राइट है तो हमें साउथ ईस्ट में चेक कर सकते हैं कि क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली, यस बिल्कुल, यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसकी किडनी लीवर में है तो ब्रह्मस्थान में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है तो भी ब्रह्मस्थान के पास रिप्रोडक्शन में वेस्ट साइड में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसी तरीके आप देखो, चौथा नंबर है ये हेड, पॉइंट नंबर 3, हेड एब्सेंट है, मतलब नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, तो वास्तु पुरुष इज नॉट एबल टू प्लेस हिज हेड इन द प्रॉपर वे, तो ही विल लॉस हिज एबिलिटी टू थिंक प्रूडेंटली। ओके, ही विल फॉल फ्रॉम ऑल वर्च्यूज। तो सीधी सी बात है, जब उसकी सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई, वो डिसीजन मेकिंग उसकी खत्म हो गई, तो वो ही विल फॉल फ्रॉम ऑल वर्च्यूज। आदमी कमाता है, प्रोग्रेस करता है, अपनी थिंकिंग से करता है, 10 तरह की उसके बाद प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, कैसे रिजॉल्व करनी है, जब उसके अंदर वो क्षमता ही खत्म हो गई तो इट इज नॉट गुड। तो नॉर्थ ईस्ट कट बिल्डिंग के लिए अच्छा नहीं माना जाता। फीट आर मिसिंग, तो फीट कहाँ पे होते हैं? नॉर्थ ईस्ट के लिए
सर नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या रेमेडी रहता है छोटा मोटा, क्योंकि मेरे फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है थोड़ा। नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ ना, तो नॉर्थ ईस्ट में एक आप मिरर लगाओ, मिरर नॉर्थ ईस्ट लगाओ। डायरेक्शन में ही? हाँ बिल्कुल, जहाँ जो वॉल कटी हुई है उस पे एक मिरर लगाओ। वो सिल्वर लाइनिंग होना चाहिए एल्युमिनियम की फ्रेम पे। ओके, उस पे हैशिंग करा सकते हो वेव शेप की। तो क्या है, इट विल मेक योर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड। जब आप उसे देखोगे ना आपको लगेगा। ओके, वाटर रखो, इस तरह की चीजें आप वहां रख सकते हो, पानी रखो, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। हेलिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा आगे, जब आप पढ़ोगे हेलिक्स लगा सकते हो। देर आर बृहस्पति का यंत्र लगा सकते हो, गुरु यंत्र, बहुत सारी चीजें हैं। तो बिना देखे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप कह रहे हो नॉर्थ ईस्ट। अब पता लगा जब मैं उसके 16 डिवीजन करूंगा, वो निकला आपका ईस्ट 1 में। ठीक है, तो जब तक आप लोग देखो, देखने में लगता कुछ है, जब आप ग्रेडिंग करते हो तो वो एकदम आगे पीछे हो जाता है। राइट सर। तो कभी भी अपने सेंस ऑफ डायरेक्शन से रेमेडी नहीं करना चाहिए। ये सब लोग अपने दिमाग में गांठ मार के रख लो। हमें लगता है ये ईस्ट है, अब लग रहा है, लगने पे तो कुछ भी लग सकता है। आपने कह दिया ये ईस्ट है, ईस्ट की रेमेडी कर दी, पता लगा वो तो साउथ ईस्ट शुरू हो चुका था वहां से, जब आपने उसको डिवाइड करा। ओके, चौथा नंबर क्या आ गया, फीट आर मिसिंग। देखो फीट कहाँ जाते हैं, साउथ वेस्ट। देखो मैं आपको एक चीज ऐसे क्यों बता रहा हूँ, मैं पॉइंट लिख के भी बता सकता हूँ, पर आपको अगर उसका रिलेशन नहीं पता होगा, कॉन्सेप्ट, फिर आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं कह दूं साउथ, मैं अगर आपसे बोल दूं कि साउथ वेस्ट में पैर है, संतान पे हानि होगी, ठीक है, आपने पढ़ लिया, सुन लिया, 4 दिन बाद आप भूल जाओगे, पर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप 10 साल बाद भी नहीं भूलोगे। उसके पैर साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट कौन सा कोण है, क्या बोलते हैं इसको? पितृ वाला जोन है, नैऋति वाला जोन है, पितृ जोन है। पितृ, बच्चों की प्रोग्रेस के लिए पितरों का आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी है। पितृ अगर नाराज है तो संतान, पितृ दोष होता है तो संतान, 5वें घर से पत्री में भी देखते हैं, पितृदोष होता है तो संतान पे प्रॉब्लम होती है। साउथ वेस्ट में अगर कटे हुए हैं, पैर में टॉयलेट बना हुआ है, बाथरूम साउथ वेस्ट में बाथरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट जो पैर है, वास्तु पुरुष के जो पैर है, उसमें पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए। वास्तु पुरुष विल फील अनकंफर्टेबल, उनके पैर अगर पानी में डूबे रहेंगे तो वहां पे पानी नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट कटा हुआ है तो वास्तु पुरुष अपने पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। नैऋति कोण कटा हुआ है, नैऋति पितृ वाला कोण संतान है, तो संतान के प्रति प्रॉब्लम होगी। मेल चिल्ड्रन विल डाई, मास्टर ऑफ द, और साउथ वेस्ट में क्या होता है, जो मास्टर बेडरूम बनता है, बिल्डिंग का जो ओनर है उसकी इन्फ्लुएंस करता है साउथ वेस्ट, तो मास्टर विल बिकम वीक, ट्रबल होगा। ये भी जो है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी दिखाता है, तो वाइफ के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी रहेगी। मैंने एक शादी हुई थी, मेरे जानने वाले लोगों के थ्रू हुई थी, वह बताऊंगा, साउथ वेस्ट में उनके बेडरूम में प्रॉब्लम की वजह से डाइवोर्स तक नौबत पहुंच गई थी। उनकी डायरेक्शन बेडरूम की ठीक कराई गई, 6 महीने बाद कोर्ट से दोनों ने पेपर वापस ले लिए। तो वास्तु की रेमेडी इतनी ज्यादा फायदा करती है, पर हमको पहचानना है कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। ये हम धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेजेंटेशन होते जाएंगे हम लोग जानते जाएंगे। 5वें नंबर पे हम क्या देखते हैं, ऑन द अदर एंड, अच्छा अगर सारे के सारे अंग उसके प्रॉपरली आ रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, इसलिए तो हम कहते हैं स्क्वायर शेप होना चाहिए। स्क्वायर शेप में वास्तु पुरुष पूरे के पूरे विद देयर ऑल हिज ऑर्गन्स, ऑल हिज लिम्स पूरे समा जाते हैं, तो स्क्वायर प्लॉट इज सेड टू बी द बेस्ट फॉर द बिल्डिंग, है ना। तो इनमेट ऑफ द हाउस विल बी हैप्पी, वेल्दी होंगे और विद ऑनर रहेंगे। अच्छा आप ये वाला डायग्राम देखो, इस पे क्या लिखा है, वास्तु पद विन्यास 81 ग्रिड। इसको संस्कृत में कहते हैं एकाशीति पद, 81 पद कहते हैं हिंदी में, और पद का मतलब होता है ग्रिड।
तो आप ये देख रहे हो कि ये वर्टिकली मैंने 9 हिस्सों में डिवाइड किया है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हॉरिजेंटली भी 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देयर आर 9 स्क्वायर्स। आप देख रहे हो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर इधर है, 9 इधर है। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 9 × 9 = 81। तो हर बिल्डिंग के लिए टिपिकली हम लोग 81 ग्रिड यूज करते हैं, किसी भी ऑफिस के लिए, किसी भी मकान के लिए, बंगलो के लिए, फ्लैट के लिए, अपार्टमेंट के लिए। पर हमारे जो क्लासिक्स के हिसाब से जो पद विन्यास होता है ये भी बिल्डिंग की टाइप के हिसाब से अलग अलग होता है। मोस्टली तो वी विल डील इन द 81 पद 9 × 9 ग्रिड। पर अगर हमको कोई विलेज या टाउनशिप बनानी है, जैसे कि टाउनशिप की बनाना है, ठीक है, या आपको अगर कोई बिल्डर है, बिल्डर ने बहुत सारी टावर बनानी है, जैसे डीएलएफ है, अंसल है और हीरानंदानी है बॉम्बे में, वो पूरी की पूरी टावर बनाते हैं। एक ऐसा नहीं है कि एक अपार्टमेंट बना दिया। तो वो जो टाउनशिप बनती है, क्योंकि जब टाउनशिप बनेगी तो या बड़ी सोसाइटी बनेगी तो क्या क्या होता है उसमें, अंदर हॉस्पिटल भी हो सकता है, वाटर टैंक का स्टोरेज बनेगा, एक बड़ी टंकी बनेगी, कोई ना कोई पानी का रिजर्वर बनेगा जहाँ पे पानी स्टोरेज होगा पूरे की पूरी सोसाइटी का। तो उसके लिए हम 9x9 ना लेके 8x8 की ग्रिड लेते हैं, इसको कहते हैं 64 पद विन्यास। ओके, ऊपर है 81 ग्रिड जिसको हम रेजिडेंशियल यूनिट में यूज करेंगे, 64 पद विन्यास हम यूज करेंगे विलेज और टाउनशिप के लिए। अब हमको कोई पैलेस बनाना है, राजमहल बनाना है, जैसे राष्ट्रपति भवन है हमारा, मंदिर बनाना है, देवालय बनाना है, उसके लिए 100 पद यूज करते हैं, मतलब 10x10 की ग्रिड बनेगी उसमें। तो ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, इसको भी आप अलग से पढ़ सकते हो। बट हेयर इन दिस कोर्स वी विल टेक 81 पद बिकॉज वी विल बी मेनली डील इन रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। 144 पद का भी प्रावधान है। 144 पद जो कुआं बनाया जाता है। ओके, तो आजकल तो कुएं बनते नहीं है, पर पहले क्या होता था, घरों के बड़े बड़े गांव में घर होते थे, लोगों के इंडिविजुअल कुएं होते थे, और गांव के अंदर तो स्पेशल एक कुआं बनाया जाता था सबके लिए। आजकल कुएं बनते नहीं थे, पर जहां पे कुआं बनाना है वहां पे 12 × 12 की ग्रिड बनेगी। 144 की ग्रिड, 144 स्क्वायर बनेंगे, उसमें देवता 45 ही रहेंगे, उनका प्लेसमेंट हर पद में अलग अलग हो जाएगा। ब्रह्मा के स्क्वायर कहीं कम हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं, कहीं 12 हो जाते हैं। जैसे 81 पद के अंदर 9 होते हैं और कहीं पे ये 12 हो जाते हैं, कहीं पे 16। ओके, और पौंड मतलब तालाब वगैरह बनाते हैं तो 196 पद लेते हैं। तो ये मैं क्या हमने समझा, अलग अलग टाइप की कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग पद विन्यास यूज करते हैं। पर ये इसका डिजाइन कहोगे तो मैं आपको भेज दूंगा पदों का, ठीक है, और उसमें देवता किस तरह से बैठते हैं मैंने इस प्रेजेंटेशन में डाला है, हटा दिया है। ओके, आप कहोगे तो मैं भेज दूंगा। हाँ जी वैभव जी, मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसका डायग्राम मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट फ्रॉम वन बुक आई विल क्लिक एंड आई विल सेंड यू द पिक्चर। उसमें आपको ये दिख जाएगा कि 64 पद के अंदर देवता कैसे बैठते हैं। ओके सर, 100 पद के अंदर देवता कैसे बैठेंगे, 144 में देवता कैसे बैठेंगे, उसका मैं एक बुक है, बुक से आपको एक फोटो लेके भेज दूंगा। ओके सर। तो आप सो दैट यू कीप इन योर माइंड कि कैसे होगा। वैभव आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, स्क्वायर में तो वास्तु पुरुष पूरे समा जाते हैं, लेकिन कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जैसे 10x30 या 40 का हो तो उसमें क्या एनर्जी फील्ड श्रिंक हो जाता है या कट का इफेक्ट आएगा? देखो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्लासिक के हिसाब से कट हो जाता है, और अभी जो मॉडर्न चीज आई है उसमें कहते हैं वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो दोनों थ्योरी है, तो मैं इसका आंसर ये नहीं है कि श्रिंक हो जाते हैं, ना इसका आंसर ये कट हो जाते हैं, दोनों आंसर है, जो जिसमें आपकी श्रद्धा उसको फॉलो करो। सर तो अभी मैं क्लासिक पढ़ा रहा हूँ, तो अभी क्लासिक के एंगल से मैं आपका जवाब ये है कि कट जाते हैं। जब मैं मॉडर्न वास्तु बताऊंगा तो मैं बोलूंगा श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है।
क्योंकि देखो ये कट का एनर्जी इफेक्ट फील्ड आएगा है, यानी। एनर्जी फील्ड नाइदर यू कैन सी नॉर आई कैन सी। ओके सर, राइट। एनर्जी फील्ड तो जो पुराने साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसको पहचाना था, उन्होंने उसको टच किया था, उन्होंने उसको फील किया था। पर हम जो कलयुग के प्राणी हैं, हम लोग इतने मेडिटेटेड एनलाइटेड नहीं है कि हम इन चीजों को देख सकें। इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होती है, वो आपके और हमारे पास नहीं है। तो इसलिए मैं आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ क्लासिकल एंड वैदिक वास्तु, क्योंकि Right, sir. मॉडर्न कलयुग में मैं किसी को समझता नहीं हूँ। भाई मैंने कह दिया श्रिंक हो जाते हैं, किस बेस पे मैंने बोला श्रिंक हो जाते हैं? हाँ जी सर। क्या मैं इतना आज के टाइम में क्या मैं इतना दिव्य एनलाइटेंड हूँ? दिव्य दृष्टि दिव्य है मेरे दृष्टि। पास, तो उन्होंने No, कह sir. दिया हो जाते हैं तो लोगों ने मान लिया, मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। ठीक है, राइट सर, लेकिन सर इसका एप्लीकेशन कैसे होगा? मतलब 10 by 30 या 40 का है तो वो रेक्टेंगुलर वो एकदम और एक्सटेंशन माना जाता है वो। ओके, अब इसमें भी डिबेट होता है, इसमें सब में कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्ट्रेच हो जाते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं कि वो बैठेंगे स्क्वायर शेप में ही, जो पीछे जो रेक्टेंगल है ना वो एरिया एक्सटेंडेड माना जाएगा। ओके ओके, 9 by 9 का उसमें ग्रिड बनेगा ही नहीं? नहीं, ग्रिड तो बनेगा 9 by 9 का, पर वो स्क्वायर शेप में बनेगा, और जिधर वो रेक्टेंगल है उधर कुछ नहीं होगा, वो एक्सटेंडेड माना जाएगा जिस एरिया की तरफ से बड़ा हुआ है वो। ओके ओके सर, ओके। ठीक है, अब ये 64 पद विन्यास है, ये मैंने आपको ये दिखाया यहाँ पे। इसी तरीके से ये दूसरी फिगर है, आप ब्रह्मा जी को देखो, ब्रह्मा जी ऐसे बैठे हुए हैं। नहीं ये हाँ हाँ देखो देखो देखो, ये 81 पद विन्यास है, 64 पद विन्यास मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। कैन यू सी 81 पद विन्यास में ब्रह्मा जी को कितने कितने ग्रिड मिले हुए हैं? कैन समबडी टेल? 9। वेरी गुड वैभव। आर्यमा को कितना मिला हुआ है? विमी जी आर्यमा को कितने स्क्वायर मिले हुए हैं? 6 सर। 6, वेरी एक्सीलेंट। तो 81 पद विन्यास में आर्यमा को 6 स्क्वायर मिले हैं, ब्रह्मा जी को, अब भाई कीप योर सेल्फ म्यूट एवरीबॉडी, ब्रह्मा जी को 9 स्क्वायर मिले हुए हैं। पृथ्वीधर को कितने मिले हुए हैं शुचि जी? सर 6 है। हाँ बिल्कुल सही बोला। तो पृथ्वीधर है, मित्र है, विवासवान है, इन चारों देवताओं को 6 स्क्वायर मिले हुए हैं। जयंत को कितने मिले हुए हैं, कोई बताए? सर 2। वेरी गुड। और पर्जन्य को और आपको 1 स्क्वायर मिला हुआ है। पर आप देखोगे 45 के 45 देवता विराजमान है इस पद विन्यास में। उनका जो एलोकेशन ऑफ द ग्रिड है 81 पद में तो ऐसे हुआ। पर आपके पास कोई बिल्डर आता है, वो कहता है जी मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, 10 टावर होंगी, यहाँ पे स्विमिंग पूल आप मुझे बताओ कहाँ स्विमिंग पूल बनाऊं, कहाँ पे वाटर स्टोरेज करूं, कहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाऊं। वहां तो ट्रांसफार्मर भी बहुत सारे लगते हैं ना। कहाँ पे मैं गाड़ी का चेक इन कराऊं, कहाँ से गाड़ी चेकआउट कराऊं, तो सारी चीजें बनानी पड़ती हैं टाउनशिप में। तो वहां पे 81 पद विन्यास नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा? क्या 64 पद विन्यास बनेगा। तो वहां पे इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो कैन यू सी इंस्टेड ऑफ 9 दिस इज डिवाइडेड इनटू 8 पद, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी 8 होगा, तो 8 by 8 की ग्रिड हो गई। तो अब इसमें बीच के 4 स्क्वायर में ब्रह्मा जी बैठे हैं, तो 4 स्क्वायर मिले ब्रह्मा जी को। ठीक है, और इसके बाद पृथ्वीधर को इसमें 4 स्क्वायर रह गए। आप देख रहे हो एलोकेशन देवता का अलग हो गया, तो इसमें देवता बैठेंगे वो इस तरीके से बैठते हैं। तो दीज टू 6, हमको तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल हैव टू डील विद द 91 ग्रिड चार्ट। ठीक है, 81 ग्रिड चार्ट। बट इफ इट इज अ टाउनशिप, व्हेन यू ग्रो एंड व्हेन यू बिकम अ मोर सक्सेसफुल एंड इन्फ्लुएंशियल वास्तु कंसल्टेंट, और आपके पास टाउनशिप वाले भी आने लगे, तो आप ये 64 वाला यूज कर सकते हो। मंदिर वाला और वो मैंने डाला नहीं, क्योंकि मुझे लगा मंदिर को यूज तो करता नहीं है, पर मैं डाल दूंगा, आप लोग कह रहे हो। ऐसी मंदिर बनाने के लिए क्या होगा, 100 पद विन्यास हो जाएगा। इसमें देखो ब्रह्मा जी को कितने स्क्वायर मिल रहे हैं? 16
16 64 पद में 4 मिले, 81 पद में ब्रह्मा जी को 9 स्क्वायर मिल गए, 144 में बीच के 24 स्क्वायर ब्रह्मा जी को मिलते हैं। और पौंड, पहले तालाब और पौंड बनाना भी एक चीज होती थी, तो उसमें क्या है 32 बीच के स्क्वायर ब्रह्मा जी को मिलते थे। ओके, तो इसको हम कहते हैं सर राउंड में एप्लीकेशन कैसे होगा, लेकिन वेल और पाउंड तो राउंड होगा ना शेप में। नहीं, कोई भी शेप हो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। अब बिल्डिंग भी तो राउंड होती है, उसमें भी तो करते हो ना, बिल्डिंग भी तो ओवल शेप होती है, ठीक है। हाँ जी। तो उसमें भी कटेंगे देवता पौंड अगर ओवल शेप होगा। राइट सर। सर ये जो पॉन्ड होता है या फिर ये जो वेल होते हैं, इसमें जो ब्रह्म स्थान निकालते हैं, क्योंकि वेल या पॉन्ड तो बीच में पूरा ही सारा ही पूरा गड्ढा है और पानी ही भरा हुआ है। नहीं, ये जो ब्रह्मा का स्थान है ये ब्रह्म स्थान है, ब्रह्मा के स्थान को तो ब्रह्म स्थान बोलेंगे ना। तो 196 में आपने डिवाइड करा, बीच के जो 32 स्क्वायर है वो ब्रह्म स्थान मतलब ब्रह्मा जी का स्थान है, इसलिए तो लिखा है। नहीं सर, वो तो है स्थान, लेकिन पॉन्ड जो होता है वो तो पूरा का पूरा ऐसा होता है कि गड्ढा बनाया है और उसमें पानी तो भरा हुआ है ना। नहीं, तो उस बड़े गड्ढे के आपने 16 हिस्से में डिवाइड करा ना। ठीक है, तो आपने डिवाइड करा दोनों तरफ से, तो बीच के जो 32 चकोर बन के आएंगे वो ब्रह्म स्थान है, बाकी ब्रह्म स्थान नहीं है। उसकी शेप जरूर ओवल है, पर ओवल होने से ये थोड़ी है कि वो पूरा का पूरा ब्रह्मा जी को एलोकेट हो गया। ब्रह्मा जी को बीच के 32 स्क्वायर मिलेंगे। बाकी के 44 देवता है वो अपने निश्चित उनकी भी संख्या होगी, किसको क्या जगह मिली है वो भी डायग्रामेटिकली दिखाया जा सकता है। दैट आई विल सेंड यू सेपरेटली और व्हाट्सएप टू योर। ओके सर। जैसे आपने 64 में समझा, अब यहाँ पे ब्रह्मा जी को ये बीच के 4 मिल गए, और आप अगर इसकी बात करोगे 100 पद में तो बीच के 16 स्क्वायर मिल रहे हैं ब्रह्मा जी को जी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर ये आप टाउनशिप के लिए कैसे करेंगे, जैसे अगर 1 या 2 ब्लॉक का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो वो उसमें 81 ही पकड़ेंगे क्या, या 3-4 ब्लॉक हैं तो, और अगर 7-8 सुनो, अगर ऐसा है जिसमें जैसे 2 टावर भी हैं, पर क्या वो उन दोनों के लिए अलग से टावर वो बना रहा है, कंबाइंड वाटर टैंक बन रहा है, क्या उनके लिए ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, क्या उनके लिए चेक इन चेक आउट हो रहा है सब कुछ, तो फिर आपको लग रहा है वो बड़ी है तो वहां आप ये 64 से बना सकते हो। ठीक है, ओके सर। तो क्या हुआ, ब्रह्मस्थान क्या हो गया, ब्रह्मस्थान सेंट्रल स्क्वायर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, ये तो पता ही है। जहां पे ब्रह्मस्थान की नाभि पड़ती है ब्रह्म वास्तु पुरुष को, उसको ब्रह्म नाभि या नेवल कहते हैं। 81 में बीच के 9 स्क्वायर हो गए, बाकी मैंने अभी बताया ही था। तो इसमें ये एनर्जी लाइन पास होती है मर्म स्थान का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, ये लेइंग, अब हम बात करेंगे लेइंग ऑफ द फाउंडेशन। इसमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी आ जाएगी, बहुत गाढ़ी एस्ट्रोलॉजी नहीं, पर थोड़ी थोड़ी चीज एस्ट्रोलॉजिकल टर्म आएंगी। जो एस्ट्रोलॉजी के छात्र हैं वो तो आराम से समझ पाएंगे, बाकी लोग भी समझ जाएंगे, ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। देखो एट ए ग्लांस क्या है, फाउंडेशन डलती है, फाउंडेशन डालने से पहले नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूजा होगी। तो पूजा पाठ कहाँ करा जाएगा, हमेशा बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट में खड़ा होके। नॉर्थ ईस्ट द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट देव, इट इज अ होली जोन। ओके, यहाँ पे जो पूजा करोगे सीधा भगवान को लगती है, कनेक्टिविटी होती है डिविनिटी के साथ। तो पहले जो पूजा परफॉर्म होगी नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद फाउंडेशन डाली जाएगी। उसके बाद ये होने से पहले एक अच्छा मुहूर्त एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से लेना पड़ेगा। ओके, जो बताएगा कि किस मुहूर्त के अंदर ये आपको मकान का मुहूर्त करना है, ये पूजा करनी है। किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से या कोई प्रकांड पंडित है उससे पूछ के मुहूर्त निकलवाना बहुत जरूरी है। जो डिगिंग शुरू होगी और फाउंडेशन डलेगा, उसका भी एक निश्चित क्रम है, ऑर्डर है। पहला फावड़ा कहाँ लगेगा, पहले किधर गड्ढा खुदेगा, उसके बाद जब दीवार भरी जाएगी फाउंडेशन में, गड्ढा खुदने की डायरेक्शन किधर से शुरू होके किधर खत्म होगी। जब
फाउंडेशन भरी जाएगी वो कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी, इसका भी एक निश्चित क्रम है। ये भी कौन बताएगा? वास्तु कंसल्टेंट ही बताएगा वहां पे लोगों को, ओनर को, कि भैया ऐसे ऐसे शुरू करना है। ओके, एस्ट्रोलॉजिकली जो शुभ महीने होते हैं वो भी सेलेक्ट करना होता है। शुभ महीना सेलेक्ट करना पड़ेगा, शुभ टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कहाँ से शुरू करना है। तो क्या हुआ, हम इसको देख सकते हैं, लेइंग ऑफ फाउंडेशन। अब साइट तो सेलेक्ट कर ली, ठीक है, तो अब हमको प्लान करना है कि 45 डीटीज की पूजा कैसे करी जाए, ठीक है। तो प्रेयर जो होगी 45 देवताओं की हमेशा होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के प्लॉट से। प्रीस्ट जो बैठेगा, जो पंडित पूजा करने बैठेगा, वो पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठेगा, सॉरी पूरब की तरफ मुंह करके बैठेगा। ओके, जो पहली डिगिंग होती है, पहला फावड़ा जो चलाएगा लैंड के अंदर, वो हमारे क्लासिक्स के हिसाब से पहला फावड़ा जो चलाएगा, या तो वो घर का मालिक है वो चलाएगा, या वास्तु कंसल्टेंट चलाएगा। वास्तु कंसल्टेंट को क्या कहते हैं हमारे वास्तु के हिसाब से? स्थापत्य वेद है ना, स्थापत्य वेद का मतलब है आर्किटेक्चर, और उसको काम करने वाला प्रैक्टिशनर कहलाता है स्थापति। और आज की मॉडर्न लैंग्वेज में हम बोलेंगे आर्किटेक्ट या वास्तु कंसल्टेंट। ओनली दे शुड डिग। और अगर वास्तु कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है, ओनर भी अवेलेबल नहीं है, तो जो चीफ मैजन है, मतलब जो मजदूर हैं खुदाई काम करने वाले, उनका जो एक होता है ना, क्या कहते हैं उसको? नंबरदार कहते हैं, क्या कहते हैं? सुपरवाइजर को, हाँ, जिसको वो हिंदी में वर्दकी कहते हैं, जो उनका हेड है, जो उनसे काम लेगा मजदूरों से। पहला फावड़ा उसको खोदना चाहिए, और वो भी शुभ मुहूर्त में, सेट बाय द लर्नेड एस्ट्रोलॉजर। ओके, तो क्या हुआ? शुभ मुहूर्त हुआ, शुभ महीना हुआ, फावड़ा भी किसी एक खास आदमी ही खोदेगा। महीना कौन कौन सा हो सकता है? हिंदी में बोलेंगे तो चैत मंथ, जो कि मार्च और अप्रैल को होता है, चैत, वैशाख, श्रावण, कार्तिक और माघ। इस महीनों के अंदर मकान की खुदाई प्रारंभ हो सकती है। ओके, तो मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। ओके, these are the months to start the digging and laying the foundation. टाइम जो है, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम पूजा करी जा रही है वो उस टाइम चर लगन नहीं होनी चाहिए, द्वितीय स्वभाव भी नहीं होना चाहिए, स्थिर लगन होनी चाहिए। तो वृषभ राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि और कुंभ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, these signs should be rising in the east at the time when the puja is being performed, क्योंकि मकान उसका स्थिर रहे, वहां रहने वाला जो सुख संपत्ति है वो चीज स्थिर रहे। स्थिर लगन में हमेशा पूजा पाठ होनी चाहिए। स्थिर लगन में ही शादी होती है। स्थिर लगन का महत्व है, क्योंकि स्टेबिलिटी रखनी है तो स्थिर लगन ही होना चाहिए। मूवेबल में कर दोगे तो मूव हो जाओगे, मकान बना लोगे, किसी कारण से मकान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चर लगन उदित है। द्वितीय स्वभाव लगन है तो वो दोनों, ऐसा आदमी का दिमाग दोनों थोड़ा चंचल होता है। कभी उसे लगेगा इसी मकान में रहूं, कभी लगेगा छोड़ के चला जाऊं, तो उसमें भी मकान नहीं होना चाहिए। पर फिर भी अगर चर लगन नहीं सही टाइम पे मिल पा रहा है किसी कारणवश, जब स्थिर लगन मिल रहा है उस टाइम जो ओनर है वो, उसका कोई ऐसा काम पड़ रहा है कि वो उस टाइम आ ही नहीं सकता, तो डुअल साइन कहलाती है, जिसको कॉमन साइन भी कहते हैं, डुअल साइन भी कहते हैं, द्वितीय स्वभाव राशि भी कहते हैं, जो कि है मिथुन, जो बुध की दोनों राशि है, मिथुन, कन्या और बृहस्पति। तो क्या हुआ? धनु और मीन। इन राशियों में भी लगन उदित हो सकता है, पर लगन 15 डिग्री से नीचे होना चाहिए। 15 डिग्री से ऊपर होना चाहिए तो वो भी चर स्वभाव का इन्फ्लुएंस ज्यादा आ जाता है।
तो उस पे भी मकान का मुहूर्त नहीं होना चाहिए। तो इस स्लाइड को हम समझ गए। सर फावड़ा जब पहला मतलब जहां से स्टार्ट करे वो कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए? वो भी बताऊंगा, आगे दिया है, वो आगे कवर ओके करेंगे सर, उसको। ओके। अच्छा, दिन में नक्षत्र का भी बहुत महत्व है। तो कौन सा नक्षत्र उदित होना चाहिए? नक्षत्र के उदित का मतलब ये होता है कि उस दिन चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। तो कुछ नक्षत्र हैं जो बहुत शुभ होते हैं, इसका भी हमको देखना चाहिए कि आज कौन सा नक्षत्र उदित है। नक्षत्रों का रोल बड़ा जबरदस्त होता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, इम्पैक्ट होता है। तो चंद्रमा क्या है? रोहिणी नक्षत्र में हो, चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में हो, हस्ता नक्षत्र में हो, चित्रा में हो, उत्तरा फाल्गुनी में हो, ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, उत्तराषाढ़ा में हो और श्रावण नक्षत्र, ये सारे नक्षत्र अगर उस दिन उदित हैं, क्या मतलब है नक्षत्र उदित है? क्या बताया मैंने भी? चंद्रमा जिस नक्षत्र में उस दिन हो। यस यस, वैभव जी आज आप फुल फॉर्म में हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, तो उस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, तो कौन कौन से नक्षत्र हैं? कितने नक्षत्र होते हैं? 27 सर। तो 27 में से कुल 8 नक्षत्र ऐसे हैं जो शुभ माने जाते हैं मकान के लेइंग ऑफ फाउंडेशन के लिए। ओके सर, वैभव जी अपने पंडित हैं। अच्छा, ओहो जब भी सटीक बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो वैभव जी आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक नो है? सर, आप तो डुअल रोल करोगे, डबल रोल। हाँ जी। ठीक है, तो ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत नॉलेज वाली चीज है, पर बाकी जो लोग नहीं हैं उनको भी ये चीज जाननी चाहिए। ओके, वो क्यों? अब वैभव जी आप तो जानते हो, मान लो स्थिर लगन में जो पंडित है, मैं थोड़ा मजाक में कह रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लेना। हाँ जी सर, नो सर, जैसे 2 से 4 बजे पंडित जी को एक दूसरी शादी करानी है, कुछ और काम हाँ जी, कराना है, हाँ। और 11 जो पहला है 11 से 1 बजे स्थिर लगन, उसमें भी उनको कुछ काम है, और वो हाँ जी, कह रहा कि भैया आज ही मुझे भी कराना है, तो उसके पास जो स्लॉट खाली है वो 12 से 1 का है। ठीक है, हाँ, हाँ जी सर। उस टाइम राशि को कहेगा कोई बात नहीं जी, 12-1 बहुत बढ़िया है, करा दो। सर उसमें वो देखते हैं फिर अपना जो रहता है ना चौगड़ी देखते हैं। वो सब देखते हो, पर देखो आप ईमानदार हो, ठीक हो, पर कुछ लोग गड़बड़ कर जाते हैं। हाँ जी सर, उनके पास जो खाली टाइम है वही शुभ मानते हैं। फिट उसे कह देते हैं, पर जब वास्तु कंसल्टेंट को अगर ये चीज पता है, वो बोलेगा पंडित जी क्यों मरवाने के काम कर रहे हो, आपको हमने रखा है इसके लिए, तो इसलिए वास्तु कंसल्टेंट को ये जानना चाहिए। सर मैंने कंस्ट्रक्शन के काम चालू तो हुए लेकिन कंप्लीट नहीं हुए, ऐसे भी देखे, सालों से बंद पड़े गलत उसका कारण मैं आपको बता दूंगा। चौगड़िया तो एक कारण है ही। जिस बिल्डिंग के अंदर ब्रह्मा एनर्जी जनरेट नहीं होती, वो बिल्डिंग कभी कंप्लीट नहीं होती। सर वो चर लग्न स्थिर लग्न का भी जो आपने कंसेप्ट बताया वो भी काम करता है सर, बहुत इफेक्टिवली काम करता है। वो तो स्थिर करेगा ना चीजों को, स्थिर लगन में है, मकान स्थिर रहेगा, वहां की खुशहाली संपत्ति सब कुछ स्थिर रहेगा। चलायमान लगन में करोगे तो चलायमान रहेगी चीज, कभी अच्छा टाइम आएगा कभी बुरा टाइम आएगा। ओके, यस सर, हर चीज काम करती है, हर चीज का ध्यान रखना है। भैया आप वास्तु कंसल्टेंट हो तो उसका भला रखना आपका काम है ना। हाँ जी सर। भाई आप ये बताओ प्रकाश जी, आपने वास्तु तो अच्छा कर दिया और आपने मुहूर्त का ध्यान रखा नहीं, इन चीजों का ध्यान रखा नहीं, तो अपनी मेहनत खराब गई ना बॉस। सर मैंने देखा है गलत नक्षत्र पे स्टार्ट हुआ काम सालों तक पूरा ही नहीं हो पाया। नहीं होता जी, बिल्कुल। एक चीज मैं तो कहता हूँ, क्लासेस के हिसाब से जो चलेगा वो वास्तु में मात नहीं खाएगा। जो सर लोग मैं कितनी भी मॉडर्न वास्तु महावास्तु पढ़ के आ जाते हैं, वो इन चीजों का ध्यान, वो बताते ही नहीं, इन चीजों के बारे में वास्तु कंसल्टेंट को पता ही नहीं। सर वी हैव डन द कोर्स फ्रॉम महावास्तु, लेकिन ये कुछ भी नहीं बताते सर, कुछ भी नहीं बताते, बस और बहुत मिसगाइड करते हैं, बहुत मिसगाइड करते हैं। वो ये बताते साउथ वेस्ट बड़ा हुआ है, वो क्या कहेंगे, बस बार चार्ट में देख लो, बैलेंस कर लो, वो सिर्फ एलिमेंट बैलेंसिंग करा देंगे, कह देंगे भाई किचन नॉर्थ में चली गई, हरे रंग का पत्थर लगा दो, उनका बस यही रेमेडी है। यस सर, तो ये रेमेडी काम करती है, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ,
नहीं, ठोस तरीके से नहीं सर, टू टेक अवे फ्रॉम देम, पर पहले 80% काम दिशा ठीक करना है। जैसे सब्जी बनती है ना, पहले सब्जी बनेगी, उसके ऊपर पुदीना डाल दोगे, चलो टेस्ट आ गया, ओके। हाँ जी सर। तो ये एनर्जी टेस्ट करना है, थोड़ा रोल है, पूरा रोल नहीं है। मतलब इसको आप कह सकते हो आइसिंग ऑन द केक, ओके। केक बन गया, उसके बाद आपने क्रीम लगा दी, तो आइसिंग ऑन द केक, एलिमेंट बैलेंसिंग कर दिया, तो कंप्लीट वास्तु हो गया। पर खाली आप एलिमेंट बैलेंसिंग कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। ना आपने मुहूर्त का ध्यान दिखा, ना आपने देखा कहाँ से पूजा हुई है, कहाँ उसने गड्ढा करा है, एवरीथिंग। अब आई एम हैप्पी कि आप मेरे इस क्लास में हो, तो आप इस चीज को वैलिडेट कर रहे हो, तो बाकी के स्टूडेंट भी उस बात को मानेंगे। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? सर मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे वास्तु क्लास किए, लेकिन इतना प्योर नॉलेज किसी ने नहीं दिया सर। इतना डिटेल में नहीं बताता है कोई। कोई नहीं बताता। यू आर राइट सर, मैंने भी क्लास करी हुई है, लेकिन मुझे इतनी अच्छी नॉलेज नहीं मिली, अधूरी मिली। और अगर मैं बोलता हूँ सर कि अगर इतना नॉलेज दे रहे हो ना आप, जितने मतलब एक्चुअली देखा जाए बाय कॉस्ट, मतलब आजकल कॉस्ट बहुत देखते लोग, 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का कोर्स किया तो मास्टर बन गया, लेकिन मैंने भी देखा है लाख रुपए के कोर्स में भी इतना कवर नहीं करते। अरे वो अभी जो कराता है वो 1.5 लाख रुपए लेता है, 5 स्टार होटल में कराता है वो, ओके। कुछ भी नहीं, सेंस ही नहीं है सर। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, नॉलेज दूंगा, आप उसको अप्रिशिएट करोगे, वो इसका 10-20% भी नहीं होता। इसलिए मैंने अपने कोर्स का नाम मेगा वास्तु रखा है। इतनी रेमेडी मैं आपको दूंगा, दुनिया में कोई भी नहीं देगा। रेमेडी लेने के लिए कितना भटकना पड़ता है, ना बुक्स में रेमेडी मिलती, पता नहीं लोग उसको क्यों छुपा के रखना चाहते हैं। अरे नॉलेज है, सबको दो। जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना ही चीज। मैं ये चाहता हूँ जिस आदमी को नॉलेज बढ़ानी है वो गुरु भी ढूंढ लेगा, वो किताब भी ढूंढ लेगा। जिसको नॉलेज नहीं बढ़ानी, उसके तो दुनिया में ज्ञान बिखरा पड़ा है, वो पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है सर आई हैव माय मतम विश्वकर्मा प्रकाश, लेकिन अभी जो आप बोल रहे हैं और मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना, वो ज्यादा क्लियर हो रही है। क्लियर होगा। असल में शुरू में तो विश्वकर्मा प्रकाश समझ में नहीं आती है, बट नाउ नहीं यू सर, विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट। नाउ यू कैन सी द थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, ओके। यस सर, राइट। तो ये सब हमारा हो गया। तो इसका क्वेश्चन, हाँ तनु जी। सर ये जो चीजें हैं, हम लोग अगर केपी या कुछ और पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी, तो हम लोग ये समझ पाएंगे, या फिर ये हम लोगों को अरे एकदम केपी करके सीधा समझोगे। एक एक नक्षत्र आपके टिप्स पे होगा, 27 नक्षत्र, क्योंकि जितना नक्षत्र केपी में यूज होता है वो कहीं भी यूज नहीं होता, क्योंकि एस्ट्रो केपी तो पूरा बेस ही है नक्षत्र पे। केपी कहता है कि एवरी प्लैनेट गिव द रिजल्ट ऑफ इट्स नक्षत्र लॉर्ड। तो विदाउट नक्षत्र तो केपी की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आपका नक्षत्र इज गोइंग टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग आफ्टर फिनिशिंग दिस कोर्स, ओके। ओके सर, ठीक है। तो हमारा ये लेइंग ऑफ द फाउंडेशन हो गया। फिर हमें वास्तु कंसल्टेंट को क्या जानना चाहिए? देखो 3 तिथि होती है, रिक्ता तिथि, है ना। 4, 9 और 14 इसको रिक्ता तिथि कहते हैं। इन तिथि पे शुभ कार्य नहीं करा जाता। पर मकान के लिए जो नौवीं कहते हैं, ये अच्छी नौवीं रहती है, तो नौवीं को अच्छा नहीं मानते, तो नौवीं को मुहूर्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वीकडे में वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे अच्छा माना जाता है। वास्तु के लिए मंगल अच्छा नहीं माना जाता, हवन के लिए भी मंगल अच्छा नहीं माना जाता, ओके। तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सर इवन फर्स्ट विजिट किसी के भी पास करता हूँ ना, मैं तो मंगलवार को नहीं जाता हूँ। मंगल को वास्तु नहीं करते, मैं आपको बताऊंगा, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मुहूर्त देखो, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एज ए वास्तु कंसल्टेंट आपका काम पूजा कराना नहीं है, आपका काम सुपरवाइजन है। यू हैव टू मेक श्योर कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, ओके। तो लग्न किससे निकलवाओगे आप? अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो भी बता सकता है, या कोई प्रकांड पंडित है वो आपको बता देगा भाई इस दिन ये स्थिर लगन है। अगर वो अच्छा पंडित होगा तो अपने आप ही आपको देख दाख के बताएगा। अब देखो ये चीज थोड़ी एस्ट्रोलॉजी वाली है, ये आप समझोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी समझोगे तो कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि तो पंडित जी को बताना है। उस टाइम पे जो लग्न है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अभी बताओ, अब इसमें चीज एक उल्टी है। लग्न के अंदर जो है, लग्न के अंदर जिनको हम कहते हैं फियरी प्लानेट, जैसे कि
मंगल है, शनि है, ये बैठे हुए होना चाहिए। आप ये बताओ, आजकल कलयुग के जमाने में अगर लग्न में शुभ ग्रह बैठे हैं और कोई आपके सामने शत्रु आ गया जो कि बड़ा जो है काफी जो है किसी भी लिमिट तक जा सकता है, तो क्या एक सज्जन आदमी उस बंदे को डील कर सकता है? नहीं सर। लग्न स्ट्रांग होने के लिए शनि और मंगल ऐसे ग्रह चाहिए, जब भी वो बंदा मजबूत होता है, किसी से भी लड़ भिड़ सकता है। बृहस्पति होगा तो क्या होगा? बृहस्पति होगा तो उसकी सात्विक प्रवृत्ति है, वो कहेगा क्या है, क्या लड़ना मरना यार, समझौता कर लो, क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो। तो इसलिए लग्न के अंदर फियरी प्लैनेट होने चाहिए। ओके सर, ये लूनर डेज यानी कि जो चंद्रमा की जो तिथि होती है, तिथियों के हिसाब से। यस यस। अच्छा, जो हिंदी की तिथि होती है। हाँ 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 हाँ। ओके। तो लग्न के अंदर न्यू मून मतलब है ना, जो चंद्रमा होता है जो कि इसका कृष्ण पक्ष का होता है। ओके, छोटा चंद्रमा होता है, उस टाइम का चंद्रमा हो, सन हो, सैटर्न हो, मार्स, राहु या मरकरी बैठा हो एफ्लेक्टेड, क्योंकि मरकरी जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसकी तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये राजकुमार है, बच्चा प्लैनेट है, जिसके साथ बैठेगा वैसा हो जाता है। तो मरकरी अगर बैठा है लग्न में बृहस्पति के साथ तो वो अच्छा बच्चा है, गुड बॉय। और अगर वो बैठा है शनि के साथ तो वो बड़ा खतरनाक बच्चा बन जाएगा। तो मंगल शनि के साथ बैठा है लग्न में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बृहस्पति के साथ बैठा है तो वो शुभता को बढ़ा देगा। ऐसा बंदा बड़ा सज्जन हो जाएगा, वो लोगों से लड़ नहीं पाएगा, अपने राइट के लिए भिड़ नहीं पाएगा। ओके, तो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। जिसको आती है वो जैसा आप केपी करोगे तो आपको भी ये चीजें भी आप समझ के आप खुद ही देख लोगे कि लगन में क्या है। 8वां घर जो है खाली होना चाहिए, ठीक है, 8वां घर खाली होना चाहिए और 4था घर भी खाली होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। इसमें लिखा हुआ नहीं है पर मैं एक चीज को आपको अलग से बता रहा हूं। क्यों खाली होना चाहिए, कोई सोच के बता सकता है? वैभव जी, 4था घर क्यों खाली होना चाहिए लगन से? 4th हाउस। 4th हाउस भी खाली होना चाहिए। 4th हाउस जो है घर का है, मकान का है। हाँ। 4था घर अगर खाली नहीं है तो उस मकान में पहले से कोई रह रहा है। हाँ जी सर, मतलब कि आपको दिख नहीं रहा है पर वहां कोई है। 4था घर भी खाली रखना चाहिए, तो इसका मतलब वो घर खाली है, वहां पे कोई नहीं है। You mean कोई नेगेटिव का? Yes, 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 yes. Okay. So 4th house should also be vacant. तो ये चीजों का भी हम विचार कर सकते हैं। सर, ये जैसे कि किसी की पत्री होती है उसके हिसाब से उसका लगन का देखना है, या जो घर का मुहूर्त निकालेंगे उसके लगन का? जिस टाइम आप मुहूर्त कर रहे हो उस टाइम, जैसे आज 22, कल 23 तारीख है, 23 तारीख को किसी को 4 बजे मुहूर्त करना है तो 4 बजे लग्न स्थिर होना चाहिए और 4 बजे की लग्न की कुंडली बनेगी, उसमें आप देखोगे लग्न में कौन है, 4थे घर में कौन है, 8वें घर में कौन है। ओके ओके सर। लग्न के टाइम पे देखा जाएगा। अभी मैं बताता हूँ लेइंग द फाउंडेशन। लेइंग द फाउंडेशन ये काम है, पहले इधर आना ना हो। यस, ठीक है। अच्छा, ये चीज भी ध्यान में रखनी है, लगन जब भी हम करते हैं उस टाइम पे वी हैव टू मेक श्योर द फीमेल मेंबर ऑफ दैट बिल्डिंग शुड नॉट बी इन द 6th और मोर मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी। तो भी मुहूर्त नहीं होना चाहिए। ओके, या कोई मेंबर घर में सीरियसली इल है या कोई महिला 6 महीने से ज्यादा की गर्भवती है, उस पीरियड में नए मकान का मुहूर्त और ये डिगिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी हमारे शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है, तो इस पे भी विचार करना चाहिए। ओके, तो ये चीज भी कोई पंडित नहीं बताएगा, बट एज ए वास्तु कंसल्टेंट वी मस्ट नो। ये सब विचार करने के बाद आपने शुभ महीना भी बता दिया, शुभ मुहूर्त भी बता दिया, आपने ये सब भी देख लिया कि घर में कोई बीमार नहीं है, कोई लेडी भी इज नॉट इन हर फैमिली वे मोर देन 6 मंथ, तो भी
ये भी देख लिया। फिर आप क्या करोगे, अब फाउंडेशन डिगिंग शुरू होगी। तो फाउंडेशन की जो डिगिंग है, सबसे पहला फावड़ा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से लगेगा। तो क्या हुआ, पहले डिगिंग शुरू हुई नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से खुदाई करते हुए नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, खुदाई करते हुए नॉर्थ वेस्ट से हम वापस फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाएंगे, फिर हम साउथ ईस्ट से खुदाई करेंगे, फिर साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे। साउथ वेस्ट का में सबसे बाद में खुदाई होगी। सबसे पहले खुदाई का फावड़ा नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलेगा, उसके बाद नॉर्थ साउथ ईस्ट से शुरू करेंगे साउथ वेस्ट की तरफ। दिस शुड बी द डायरेक्शन, नॉट द अदर वे राउंड, क्योंकि जो हल्का है, स्लोप है, गड्ढा है, हमेशा नॉर्थ ईस्ट से शुरू होगा। राइट साउथ वेस्ट भारी है तो सबसे बाद में वहां खोदेंगे। तो ये इसी क्रम हमें फॉलो करना है। तो दिस वी नीड टू टेल द ओनर ऑफ द हाउस की आप जो खुदाई कराओगे ऐसे कराओगे, या उस घर में जो भी लेबर है उनका जो सुपरवाइजर है उसको आप बताओगे भाई ऐसे खुदाई करो। भाई आप वास्तु कंसल्टेंट हो, आपकी ओनरशिप है, उस क्लाइंट की जो वेल बीइंग है वह आपके हाथ में है। सर 180 हिट, हाँ 180 डिग्री हिट करते एक दूसरे को इसको। हाँ ठीक है, तो ये चलेंगे। उसके बाद अब हम कहेंगे कि जब आपने डिगिंग कर दी तो उसके अंदर भरा कैसे जाएगा। तो जब उसके अंदर भराव होगा, फाउंडेशन के अंदर ईंट रखनी शुरू की जाएगी, उसमें डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। सबसे पहले हम साउथ वेस्ट को भारी करना शुरू करेंगे। तो पहली ईंट जो रखी जाएगी वो साउथ वेस्ट से शुरू करेंगे, ईंट भरते हुए हम चलेंगे साउथ ईस्ट की तरफ। उसके बाद हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ से ईंट भरना शुरू करेंगे और सबसे लास्ट में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ईंट भरी जाएगी। ओके, तो दिस आल्सो वी हैव टू टेक केयर ड्यूरिंग द लेइंग फाउंडेशन। तो ये आज का इतना ही था। तो ये हमने मुहूर्त से संबंधित चीजें करी है, विच एज ए वास्तु कंसल्टेंट वी आर सपोज टू नो, हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता नहीं है एंड वी आर एट द मर्सी ऑफ द पंडित जी ने, उनको भाग्य है, अच्छे पंडित जी मिल गए, उनको अच्छा बता देंगे सब कुछ। कुछ पंडित जी अगर ऐसे मिल गए कि वो अपने स्वार्थ के हिसाब से उन्होंने, या उनको वास्तु का ज्यादा ज्ञान नहीं है। अब आपको सर बहुत सारे आपको पता है वैभव जी आजकल क्या नहीं सर, मैं नौ ग्रह की पूजा करा के कहते हैं वास्तु पूजा हो गई। यस सर, राइट गलत है, वो गलत है सर, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 45 देवता की पूजा। हाँ, और एक बताना चाहता हूँ, लोगों की ये भी मान्यता होती है कि पंडित है तो उनको वास्तु आता ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है सर, हर पंडित को वास्तु का ज्ञान है जरूरी नहीं है। आपको कंफर्म करना चाहिए। हर पंडित को 45 देवताओं की पूजा के मंत्र नहीं पता होते, उनको क्या आहुति देनी है ये नहीं पता होता। ये सब हमारा डॉक्यूमेंटेड है। विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ोगे, सम्रांगण सूत्रधार पढ़ोगे, हमको समझ में आएगा। सर वास्तु का भी ज्ञान नहीं होता सर। वास्तु का तो होएगा नहीं, वो तो वी कैन अंडरस्टैंड, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पंडित जी में भी इतनी सारी चीजें होती हैं, वन कैन नॉट बिकम मास्टर ऑफ एवरीथिंग। कुछ लोग शादी के एक्सपर्ट हो जाते हैं, कोई कहीं के एक्सपर्ट हो जाते हैं। हाँ जी, जरूरी नहीं है कि पंडित है तो उसको सारी चीजें हैं। नहीं, लोगों को लगता है इनको वास्तु आता होगा, लोगों को पता नहीं होता। तो वास्तु के लिए स्पेशल पंडित होते हैं, उनको 45 डिटीज को कैसे पूजा होगी, कौन सा मंत्र पढ़ना है, क्या क्या वहां पे डायग्राम बनेगा, किस देवता को क्या आहुति चढ़ेगी। पहले तो प्राचीन काल में तो देवताओं के लिए, हर देवता के लिए, जैसे कि दानव है, असुर है, असुर के लिए किसी के लिए सुअर का मांस, किसी के लिए भैंसे का मांस, किसी के लिए गाय का मांस, किसी के लिए शराब भी चढ़ती थी, शराब भी चढ़ाई जाती है देवताओं के लिए उनके हिसाब से। पर देश काल पात्र के हिसाब से अब जो है ग्रोसरी, किसी देवता के लिए हल्दी चढ़ती है, किसी को चावल चढ़ाते हैं, किसी को गेहूं चढ़ाते हैं, किसी को आटा चढ़ाते हैं, किसी को चीनी चढ़ाते हैं, वो भी फिक्स है। जो मैंने आपको किताब दी है वो शायद उसमें दिया हुआ होगा, नहीं दिया होगा तो ये सब नॉलेज आपको इसमें भी बढ़ानी है तो आप कौन सी किताब पढ़ोगे, सर्वांगण सूत्रधार या विश्वकर्मा प्रकाश।
अगर आपको बढ़ानी है, क्योंकि देखो इसमें नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं वैदिक पढ़ाना शुरू करूं तो मैं इसी को कितना आगे तक पढ़ा सकता हूं। मैं उतना पढ़ा रहा हूं जितना ऑप्टिमम है, जितना जानना चाहिए। ओके, अब मैं आपको ये तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं आपको 45 देवता की पूजा का एक्सपर्ट बना दूं, बट यू शुड नो कि 45 देवता हैं, उनका मंत्र कौन सा होता है, बस ये पता होना चाहिए। कौन सी उनको आहुति चढ़ेगी ये होना चाहिए, सो दैट यू नो कि पंडित जी जो पूजा करा रहे हैं वो ठीक ठाक हो रही है। तो आपके ऊपर है कि आपको किस लेवल का वास्तु कंसल्टेंट बनना है। आप सोचते हो छोड़ो, व्हाई शुड आई बॉदर, पंडित जी पूजा कर देंगे, तो वो एक अलग चीज है। ओके सर, आपने 2 नाम बताए थे, एक विश्वकर्मा प्रकाश, दूसरा नाम क्या था? सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण, ये क्लासिक्स है। इसके अलावा मनसार है, मायामत है, बहुत सी बुक्स हैं। ठीक है सर, रत्नाध्याय मायामत्तम से ही करते जाना। हाँ, मनसार, सम्रांगण, मायामत, सम्रांगण सूत्रधार और विश्वकर्मा प्रकाश, ये तो एकदम मास्टर बुक्स है। मास्टर बुक है। तो आई फॉलो ओनली दीज बुक्स। ठीक है, तो ये आज का हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त हो गया है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगला सेशन हमारा होगा ट्यूसडे को, क्योंकि अब हमने क्या शेड्यूल बनाया है, वी विल हैव क्लासेस ऑन ट्यूसडेज, सैटरडेज एंड संडेज। ओके राइट सर। तो कल हमारा ऑफ है एंड वी विल मीट आफ्टर डे आफ्टर टुमारो। ओके, कितने क्लासेस और होंगे सर? देखो टोटल अराउंड 18 to 21 क्लासेस होती हैं। अच्छा। समटाइम इट गोज टू 21, समटाइम 18, 19, डिपेंड करता है। ठीक है, आप एज्यूम करके चलो 21 क्लास होगी। ठीक है, तो आज 5वीं या 6ठी क्लास है शायद। ओके, अभी मैं आपको बहुत कुछ ट्रेनिंग दूंगा, पूरा सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग दूंगा। आपकी लाइफ बहुत इजी होने वाली है, आपको कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर में वास्तु कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में पूरा वास्तु सॉफ्टवेयर पे होगा। ना आपको एकाशती पद बनाना, ना आपको ब्रह्म स्थान निकालना, ना आपको ब्रह्मनाभि निकालना है, ना आपको 8 एंगुलर डिवीजन, मर्म स्थान, 16 एंगुलर डिवीजन, गेट का स्थान, एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट, आयादी नंबर। आयादी के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा, ये भी एक बहुत प्योर कॉन्सेप्ट है। ओके, तो एवरीथिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। You don't have to calculate, compute or design anything manually. Okay, everything will be done by the software. Thank you sir. वो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। हाँ, ओके जी, तो कैन आई टेक अ लीव नाउ? सर, आई हैव Yes, sir. थैंक यू सर। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ बताइए। सर, जैसे घर में अभी जैसे हम लोग डायरेक्शंस के हिसाब से देखते हैं कि पर्टिकुलर चीजें किसी एक जगह पे रखी जाती हैं। हाँ, क्या ऐसा भी होता है कि हर एक चीज के 2 या 3 जगह होती है, स्थान होते हैं? हाँ होते हैं। यस, देखो एक तो बेस्ट लोकेशन होती है, पर बिकॉज ऑफ वन रीजन और द अदर, या टेक्निकल रीजन है वहां पे नहीं हो पा रही है, तो उसका ऑल्टरनेट डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब वहां भी नहीं हो पा रही है तो फिर आप ये देखो कि किस जगह उस चीज को रखने से बहुत ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, फिर उस चीज को छोड़ के फिर कहीं और बनाओ। तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा हानि कहाँ पर है। अब जैसे मैं टॉयलेट कहता हूँ, अब टॉयलेट आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बन ही नहीं सकता, ड्राइंग रूम है तो कहाँ बनाओ? मैं कहूंगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, मैं कहूंगा चलो नॉर्थ वेस्ट में बना लो। अब वहां भी जगह नहीं है, चलो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में कहीं बना लो। पर नॉर्थ ईस्ट में मैं नॉर्थ ईस्ट में सबसे बाद में बोलूंगा। ओके, तो इस तरीके से यू हैव टू सेलेक्ट कि ये यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ लगा दूंगा। चलो ठीक है, वहां पे कुछ उसका दोष तो आएगा पर कंपैरेटिवली कम आएगा। जहाँ पे सबसे ज्यादा दोष है वहां पे मैं उस चीज को नहीं बनाऊंगा। ओके ओके सर। जैसे किचन है, यू कैन आइडियली शुड बी इन द साउथ ईस्ट, बट नॉट पॉसिबल, देन यू कैन मेक इट इन नॉर्थ वेस्ट। पर नॉर्थ वेस्ट में रखोगे तो दोष वहां भी आएगा। ओके, वहां पे भी कुछ दोष आएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ओके, तो पर वो दोष ऐसा है कि यू विल हैव टू लिव विद दैट दोष, उसकी रेमेडी कर दो। क्योंकि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट पे किचन बना दी या साउथ वेस्ट में तो उसका दोष और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको चूज करते हैं चीजों को। ओके ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।
20 minute. Thank you, sir. Thank you. जावा बंद करियो Alt F4